नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी चौहान, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और मैं आ गई हूँ आपको एक नई ट्रेन में लेकर। यानी हम आ गए हैं अपने वन शॉट रिवीजन की ट्रेन में, जो कि है 9th क्लास के लिए। अब बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर ये क्या बात हुई, हम तो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने वाले थे, राइट? बट ऐसा मत बोल देना, क्योंकि ये आपकी ही रिक्वेस्ट थी कि हमको सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें ये वाला पढ़ना है। तो कुछ नहीं, बस आपकी बात मान ली है और मैं ले आई हूँ ये वाला चैप्टर, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जब मैंने भी ये चैप्टर कभी पढ़ा होगा, या अपने भाई बहन जो छोटे मोटे हैं उनको पढ़ाया था, तो दे ऑल्सो फेस द डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, बिकॉज आई नो कि जिस तरह से इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, डाइवर्सिटी है, वो थोड़ा पल्ले पढ़ना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके उतने आसान तरीके से आपको ये चैप्टर बता पाऊँ। वन मोर थिंग दैट इज कि बच्चों, हमारे एनसीईआरटी में क्या होता है कि काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी टर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो टर्म्स जो होते हैं ना, हमारे सर के ऊपर से जाते हैं और हम उन्हीं में अटक के रह जाते हैं, इतना अटक जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ते हैं। बट बच्चों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है कि वो जो वर्ड्स हैं, वो इंट्रोड्यूस हैं, वो जस्ट आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पूरी कहानी आपके अगले क्लास, यानी कि अगर आप 9th में है, 10th 11th में आना होता है, तो आप उस पर इतना फोकस ना करें जो कि आपको बाकी टॉपिक्स में करना चाहिए, जो कि आपके लिए इस क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर की, इस पूरे सेशन की जो खासियत है वो यही होने वाली है कि हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पर्टिकुलर इस क्लास के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, यानी 9th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देर किस बात की है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। व्हाट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? You know, living organisms are those who are living, यानी उनके अंदर होते हैं सेल्स एंड टिश्यूज, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ा था ना। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज डाइवर्सिटी? अब बच्चों, अगर मैं बात करूं कि आप अपने एक दोस्त को ले आओ और बोलो कि भाई बता कि हम आपस में कितना सिमिलर दिखते हैं, तो आप देखेंगे भैया उसकी नाक आपसे बिल्कुल अलग दिख रही है, उसकी आंख भी बिल्कुल अलग दिख रही है, बालों का कलर या बालों का जो टेक्सचर होता है वो अलग है, वो छोटा, हाइट वाइट डिफर कर सकती है। यानी कि अगर आप दोनों साथ में खड़े हो तो कोई आपको देख के कंफ्यूज नहीं करेगा कि आप अलग अलग इंसान हो। इतनी डाइवर्सिटी तो होती है ना लोगों में। तो वो जो अलग चीज़ है, यानी जो कैरेक्टर्स का डिफरेंशिएशन आप दोनों के बीच में है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, यानी आप लोग आपस में अलग दिखते हो। अब वहीं अगर मैं आपके सामने ले आऊँ मॉन्की को, एक बंदर को ले आऊं और बोलूं अब भैया कंपेयर करो कितने सेम हो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम, हम तो आपस में ही सही लग रहे हैं, इससे तो हमारा कोई मेल ही नहीं है। यानी आप ज़्यादा रिलेट किससे कर पाओगे? एक इंसान के साथ। भले ही आप एक देखने में अलग दिख रहे हो, लेकिन मॉन्की से कंपैरिजन करने में यू विल फाइंड मोर सिमिलैरिटी विद योर फ्रेंड। नाउ मॉन्की भैया को भी खड़ा कर दो साइड में। अब ले आओ हमारी गौ माता को, काऊ आ गई। अब आपको कंपेयर करना है कि इंसान, बंदर और काऊ में से किसके बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी है, एक ही चूज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है, मॉन्की से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, काऊ से तो कोई लेना देना नहीं है। मॉन्की से इतना रिलेट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है कि जो हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है, वो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? वो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग थी वो इसी फेज से तो स्टार्टिंग हुई थी। हमने जो स्टार्टिंग की थी होमो सेपियंस, पता है ना। तो हमारा इवोल्यूशन जो हुआ था प्रोसेस, वो रिलेट करता है मॉन्की के साथ, नॉट विद द काऊ। तो यानी कि हमारे बीच में जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती जाती है, हम लोग एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। यानी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस में एक ग्रुप बन जाता है, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और हम यही बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों करना है, क्या होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अ डिवीजन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर, सेम दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पर्टिकुलर एक ग्रुप असाइन कर देते हैं कि भैया तुम इस ग्रुप के हो क्योंकि तुम इनके जैसे दिखते हो, बाकी ग्रुप अलग कर देते हैं। ये करना क्यों होता है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। तब तक सोच के बैठो कि करना क्यों है भैया क्लासिफिकेशन।
पहली बात कि इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज हैं, उनको उनके बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग एक ग्रुप असाइन कर देते हैं। जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कर कैसे सकते हैं, हाउ इट शुड बी डन, कैसे करें क्लासीफाई, तो क्लासीफाई ऐसे कर सकते हैं कि डिपेंडिंग कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, खासियत के बेसिस में, मान लो जो फिश होती हैं, फिश जो है वो पानी में रह सकती हैं, वो तैर सकती हैं, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम मॉन्कीज। मॉन्कीज जो है वो ट्रीज में और लैंड में रहते, पानी में फेंक दोगे तो जय जय राम जी, है ना, तो वो आपस में डिसिमिलर है। खासियत क्या है कि जो हमारी फिश है दे कैन स्विम, बट मंकी कैन जंप एंड लैंड में ही रहते हैं भैया वो, तो वो उनकी खासियत होगी पर्टिकुलर, वो एक दूसरे से अलग है, तो यानी दो अलग अलग ग्रुप में फॉल करते हैं, सेम ग्रुप में नहीं आते हैं, है ना। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी खासियत है, जो उनके अंदर है, उसकी बेसिस में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं कि ये आपस में सिमिलर, ये आपस में सिमिलर, तो इस तरह हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उनको एक सेम ग्रुप असाइन कर देते हैं। ये बात तो हो गई क्लासिफिकेशन की, पर क्लासिफिकेशन करनी क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, अगर हमारे साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट जी ने जो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक रख दी हैं, इसके लिए उन्होंने ढेर सारी पढ़ाई करी होगी, आपकी तरह से मस्ती करके बैठे थोड़ी होंगे लास्ट मोमेंट के लिए कि भैया वन शॉर्ट रिवीजन आएगा तभी पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ढेर सारी पढ़ाई करी है। अब पढ़ाई करने के लिए ऐसा तो है नहीं, हमको मान लो उनको पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में, कि जो हमारा प्लैनेट है इसमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर मुझे जानना है हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये मैं नहीं बोल रही, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं सपोज, ठीक है। अब साइंटिस्ट जी बोल रहे हैं कि हमको जानना है कि जो प्लैनेट में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में जानना है कि कौन कैसा है, किसका कैसा नेचर है। अगर वो जानने बैठ गए ना, तो अब तक हम ये सब इतना कुछ पढ़ नहीं रहे होते, इतना झंझट नहीं होता लाइफ में, यानी उनका काम आसान किया था किसी ने। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उन्होंने पढ़े नहीं होंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक आइडिया निकाला कि एक काम करते हैं, सबको क्यों पढ़ना है, सबको क्यों पढ़े हम क्या कर सकते हैं कि जो आपस में सिमिलर दिखते हैं ना, उनकी एक स्टडी कर लेते हैं, उनका एक ग्रुप दे देते हैं और उस ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे। भैया इस फलाने ग्रुप की खासियत ये है कि ये पानी में रह सकते हैं, ये तैर सकते हैं, इनकी बॉडी में ऐसा ऐसा है, इनके हार्ट में इतने चैम्बर्स हैं, डन। मतलब इस ग्रुप के सारे जितने भी अंदर जो इसके कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सबके अंदर सेम चीज़ें होंगी, काम खत्म। तो जहां वो हजारों के बारे में पढ़ने वाले थे, वहां उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप के बारे में पढ़ा, काम खत्म, सॉल्व हो गया। यानी क्लासिफिकेशन जो है इट इज हेल्पिंग इन स्टडिंग द ऑर्गेनिजम्स। तो जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, जब स्टार्ट किया गया था, कभी जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की गई होगी, ये प्रोसेस कभी किया होगा, तो उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए आसान हो पाए, उनको एक ग्रुप असाइन कर दिया गया कि सिमिलर जो है एक ग्रुप है, उनको पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं, तो हमें पता होता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कुछ इंटरडिपेंडेंसी होती है, कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशन को पढ़ने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना होगा। अगेन वही मेहनत, एक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप्स होंगे, डिविजन्स होंगे, उनकी कुछ फाइलम्स होंगे, यानी जो उनकी ग्रुप्स होंगे, अगर हमें पता होगा उसके बारे में, तो दिक्कत सॉल्व है। हमें सिर्फ ग्रुप को आपस में कंपेयर करना है, एक को नहीं करना कंपेयर। तो अगर हमें इंटर रिलेशनशिप भी पढ़नी है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी हमें पता है कि हमने इवॉल्व कैसे किया है। इवोल्यूशन पता है ना, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग विद द ग्रेजुअल एनवायरनमेंट, यानी जो हम धीरे धीरे चेंज होते आ रहे हैं। यानी सिंपल सा एग्जांपल देख लो, जब आप पैदा हुए होंगे, इतने ही बड़े तो होंगे नहीं, 2 से होंगे, धीरे धीरे करते करते इवॉल्व बड़े हो गए, है ना। बट ये तो नॉर्मल है कि हाँ आप चेंज हुए, आपकी बॉडी चेंज हुई। बट ये था कि आप जो इस जन्म की बात है, यानी इस जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स में आप देख पाए इस प्रोसेस को। इवोल्यूशन इज लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम आज इंसानों की तरह दिख रहे हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग इतने सोफेस्टिकेटेड वे में नहीं करी थी, हम कभी चिंपैंजी की तरह दिखा करते थे, बट धीरे 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 करते 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 आज हम पढ़ने लिखने लग गए हैं। देखो देखो देखो, मैम को देख के पढ़ाई कर पा रहे हैं, है ना। यानी कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं,
माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, खाना बना ले रहे हैं गैस में, सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग ऐसी नहीं हुई थी, स्टार्टिंग ऐसी नहीं हुई थी। कैसे हुई थी स्टार्टिंग? स्टार्टिंग ऐसे हुई थी मेरे प्यारे बच्चों कि हमको तो आग जलाना तक नहीं पता था, पत्थर रगड़ा तब समझ में आया कि ओ भाई साहब आग जल पाती है इससे, तो चिंगारी आती है इससे तो, राइट। तो यानी कि हुआ ये था कि ग्रेजुअली धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले लेके हमने चीज़ें सीखी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए भी हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी हमें इंसानों का पता है कि हमने होमो सैपियंस के थ्रू धीरे धीरे इवॉल्व किया। इसी तरह अगर हमें किसी और की इवोल्यूशन पढ़नी है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ से इनकी एग्जिस्टेंस आई, तो हमें उसकी पूरी ज्योग्राफी सब कुछ पता होना चाहिए। वो भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं। तो सिंपल, एक ग्रुप के होंगे तो उन ग्रुप की एक बार में पढ़ लो, काम खत्म। तो दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। पल्ले पढ़ा, बच्चे लिखते हैं ना पल्ले पढ़ना चाहिए, चीज़ें पढ़ गई पल्ले। तो इस तरह हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे ना काफ़ी मज़ेदार कमेंट्स लिखते हैं, मैं देखती हूँ ना। एक बोल रहा था कि मैम आप काफ़ी ऊपर जीन्स पहनती हैं, बट बता दूँ कि हाइट भी तो छोटी है। तो मैम जब हाइट छोटी है, स्टेज में मैम चढ़ती हैं, तो बस फिर है ना समझ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। यानी कि जो क्लासिफिकेशन की गई है, इसकी बेसिस, इसका बेस क्या था, किस धारणा के साथ, किस सोच के साथ इसको स्टार्ट किया गया। अब अगर हमें कुछ स्टार्ट करनी होती है तो हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं, या मान लो अगर हमें पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें काम डिवाइड करना पड़ता है। हमको पता होना चाहिए कि फलाना ये जो इंसान है ना इस चीज़ में अच्छा है, तो इसको हिसाब किताब का काम दे दो, ये डेकोरेशन में अच्छा है, इसको ये वाला काम दे दो। यानी हमने प्लानिंग करी कि किसकी क्या खासियत है और किस बेसिस पे काम हमको डिवाइड करना चाहिए। इसी तरह क्लासिफिकेशन में भी होता है कि अगर हमें चीज़ें डिवाइड करनी है तो हमें पहले बुलेट पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि किस बेसिस में डिवाइड किया जाए, क्या मेन कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसके बेसिस में हम बोल सकें कि ये अलग है, ये अलग है, राइट। तो वो कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर, यानी कि वो प्रोकार्योट है कि यूकार्योट है। यू नो ना, ये क्या होते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनके जो सेल होते हैं उसमें ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड होते हैं, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वहीं बेचारे जो हमारे प्रोकार्योट होते हैं, इनके पास ना तो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स की बाउंड्री होती है, ना ही इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इनका न्यूक्लियस भी जो होता है वो बिखरा बिखरा पड़ा होता है, दैट्स वाई इसका नाम न्यूक्लियाइड होता है ना। उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, फैला सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, दैट्स वाई उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। यानी कि ये थोड़ा सा इन्फीरियर है, पीछे पिछड़ा हुआ है, ये थोड़ा एडवांस स्टेज है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो प्रोकार्योटिक की कैटेगरी में आते हैं कि वो यूकार्योट्स के कैटेगरी में आते हैं। पहला तो ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ। फिर पूछा गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उनकी, वो उनके बॉडी में एक सेल है कि बहुत सारे सेल हैं। मत पूछना बिल्कुल भी कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। पिछले 2 क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। तो यानी इनके बेसिस पे भी कि इस ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सेल्स हैं कि एक सेल है, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर है तीसरा हमारा मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, यानी खाना किस तरह खाते हैं, खुद बना लेते हैं कि किसी और पे भैया डिपेंड होके बैठे हुए हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, कहाँ उनके पूर्वज का आता पता क्या है, सेम पूर्वज हैं क्या, एक ही जगह से आए हैं क्या। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता करना पड़ता है उनका। और फिर उनके पास सेल वॉल है क्या, सेल वॉल है कि नहीं है। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि सेल वॉल प्लांट्स में होता है, बट सेल वॉल किसी और भी ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि सेल वॉल है क्या उनके पास। तो ये सारे जो है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे बेसिकली बुलेट पॉइंट्स हैं कि इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे लोगों को, ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि क्लासिफिकेशन किस हिसाब से प्रोसीड किया गया, बुलेट पॉइंट्स मिल गए कि ये हमारे क्राइटेरियाज हैं, इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दो। अब क्लासिफिकेशन हो गई है, ठीक है, हो गई है क्लासिफिकेशन। अब जब पहली क्लासिफिकेशन हुई उसमें क्या किया कि जो पूरी ऑर्गेनिज्म है, जो पूरी जनजाति है, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक कर दिया प्लांट्स और एक कर दिया एनिमल्स। सिंपल सा, बड़ा भैया ये शॉर्टकट मार दिया इन्होंने, ये वही शॉर्टकट जो आप लोग मारते हो और फिर एग्जाम में हो जाता है ना। इसीलिए शॉर्टकट ना बाबा ना, ठीक है। तो इन्होंने शॉर्टकट मारा और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भैया सिंपल है,
इतना बड़ा प्लैनेट है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मेरे को तो दो ही चीज़ समझ में आती है, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल्स हैं। यानी कि अगर वो चल फिर रहे हैं तो हमारे प्लांट सॉरी एनिमल्स हो गए, रुके हुए हैं तो प्लांट्स हो गए। उनको सब लोग बस दो ही कैटेगरी में बांटा उन्होंने। तो सिंपल सी बात है भैया, ऐसे कैसे होगा? ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एनिमल्स में तो कितनी क्राइटेरिया है। हमारे फिश को ही देख लो, पानी में पड़ी रहती हैं। मंकी हमारे ज़मीन में होते हैं, है ना। टाइगर्स जितने सब लैंड एनिमल्स हैं। बाकी जो हमारे फ्रॉग हैं, ये एम्फीबियंस है, तो प्लांट ये पानी भी रह सकते हैं और ये लैंड पे भी रह सकते हैं, यानी दोनों के मज़े इनको होते हैं। इसीलिए इसका मतलब एनिमल्स में भी कितने सारे क्राइटेरिया हैं। अगर हमें सबके बारे में जानना है तो एक कम से कम इतना शॉर्टकट तो मत मारो ना यार। एक ऐसा ग्रुप बनाओ तो सच में रिलेट करता हो। इतनी बड़ी एनिमल्स की दुनिया है, सबको एक ही जगह डाल दिया, एक ही कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में चैम्बर्स बनाओ ना कि रेड टी शर्ट वाले अलग, ग्रीन वाले अलग, है ना। डिविजन्स और करो। तो वो डिविजन्स करने के लिए और अच्छा हमारे लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर आए। कौन लेकर आए? R.H. विटेकर, सॉरी H. विटेकर। तो जो हमारे साइंटिस्ट जी हैं, इन्होंने थोड़ा शॉर्टकट नहीं मारा। इन्होंने इनकी गलती से सीखा और इन्होंने कहा नहीं, सब्र करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के प्राणी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। इनके अलावा भी क्लासिफिकेशंस हैं, इनको और डिवाइड करना पड़ेगा। अभी भी इनके अंदर डाइवर्सिटी है। पढ़ना है अच्छे से तो और अच्छे से क्लासिफिकेशन करो। इनकी क्लासिफिकेशन इन्होंने कैसे करी? इन्होंने 5 किंगडम्स बना दिए। किंगडम क्या होता है? बेसिकली राज्य, है ना। राज्य बना दिए, यानी कि 5 तरह की जनजातियां इन्होंने बता दी कि जितने भी बड़े जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लैनेट में, ये इन 5 के अंदर ही फॉल करेंगे, या तो यहाँ मतलब 5 के अंदर ही आ जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। 5 के नाम क्या क्या थे? एक का नाम था मोनेरा, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगाई किंगडम, एंड देन प्लांटे, प्लांटे इज प्लांट किंगडम, प्लांट्स की दुनिया, एंड देन इज हमारा कहाँ गया एनिमल जी? ओके हाँ, एक हो गया हमारा एनिमल किंगडम। यानी 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय H. विटेकर। तो यू शुड नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द 5 किंगडम सिस्टम। दैट इज व्हाट? क्या नाम है 5 किंगडम सिस्टम के? हमारे हैं मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स। अब इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। जिस फ्लो में चल रही हूँ ना बच्चों, उसी फ्लो में अपना आपको चलते चलो, ठीक है। बीच में रुकना नहीं है, आपको सब रिलेट करता जाएगा। हमने स्टार्टिंग कैसे करी है? क्लासिफिकेशन के साथ, कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्यों करनी है और कैसे की गई है। यहाँ तक पहुँच गए। यानी हमारे पास अब आ गए हैं मोटे मोटे 5 नाम। ये 5 तरह के प्राणी हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है इनकी खासियत, कैसे किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया, क्यों है ये 5-6 भी हो सकते थे। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे ओवरऑल कि क्या है इनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, और क्यों ये 5 में डिवाइडेड है, एक में क्यों नहीं आ गए। तो देखिए ध्यान से देखते हैं और चलो पढ़ते चलते हैं। सिंपल हो गया। यही चीज़ आपके एनसीईआरटी ने 2-3 में निपटा दिया था पन्नों में, और यही आपके एक स्लाइड में कवर हो जाएगा। और बेसिकली यही इंपॉर्टेंट भी है। ये आपको समझ में आ गया तो आपके एनसीईआरटी के वो 1-2 पन्ने भी कवर हो जाएंगे, इतना लंबा नहीं खींचेगा। तो ध्यान से सुनो, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस बेसिस पे डिवीजन किया गया है। तो पहला हमारा हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, याद है ना, प्रोकार्योट है कि यूकार्योट है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे खाते पीते हैं। फोर्थ इज सेल वॉल है कि नहीं है। 5 चीज के चलते फिरते कैसे हैं, चल फिर पाते हैं, लंगड़े रूले तो नहीं हैं। तो अपेंडेजेस बोलते हैं कि मतलब जो मूवमेंट भी अगर कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, अपेंडेजेस, ठीक है। देन इज हमारा 6 एग्जाम्पल बता दो भैया, कौन से हैं, कौन से प्राणी इनके अंदर आते हैं, नाम बता दो, एग्जाम में लिखना है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पहले किंगडम की, दैट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्ट, थर्ड इज फंगाई, देन इज प्लांटे एंड देन इज एनिमेलिया किंगडम। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी वाले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं तो मोनेरा जो होता है ये प्रोकार्योटिक होते हैं। प्रोकार्योटिक समझे, पिछड़े हुए हैं ये लोग, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल इनका वेल डिफाइंड नहीं है, पिछड़े इलाके के हैं ये भैया, पिछड़े इलाके के। तो ये है प्रोकार्योट्स। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो हमारे यूकार्योट्स होते हैं। थोड़े से देखो, अगर आप देखेंगे ना बच्चों तो इवोल्यूशन हुआ है, प्रोकार्योट से स्टार्ट हुआ। अब आप देखें कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सारे यूकार्योटिक उसमें है, यानी ये सारे एडवांस हैं। इन सबके पास न्यूक्लियस है, इन सबके पास सेल ऑर्गेनेल्स हैं वेल डिफाइंड। तो प्लीज देखना कि ऐसे ऐसे करके चीजें चल रही हैं। तो पहले वाला मोनेरा क्या है,
प्रोकार्योट, बाकी सब क्या है, यूकार्योट्स। तो ये टेबल के हिसाब से सिंपली आपका सब कुछ समराइज हो जाएगा। ये टेबल समझ में आ गई तो क्लियर है। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो किसी एक के बारे में भी 5 चीज़ें पूछते हैं ना, कि एग्जाम में आता है कि मोनेरा के बारे में 5 चीज़ें बताइए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो बस आपको ये याद होना चाहिए यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। ये सारे आपके 5 पॉइंट्स हैं, ये सारे 5 पॉइंट्स हैं। एक के बारे में पूछेंगे तो उतार देना, बस एक लाइन में फ्रेम लिख देना, बस ये मत लिखना प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स, नहीं। यू शुड बी रिटेन। कैसे लिखोगे इसको कि मोनेरा बिलोंग्स टू प्रोकार्योटिक कैटेगरी। प्रोकार्योटिक मीन्स उसको एक्सप्लेन कर दो अगर मार्क्स सही से चाहिए तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल समराइज करते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। सो प्रोकार्योटिक क्या हो गया हमारा मोनेरा, उसके अलावा सारे क्या है, यूकार्योट, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये दोनों क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ फंगाई की, यानी मतलब अभी ये थोड़े पिछड़े, एक ही सेल से काम चला पा रहे हैं ये दोनों ही, मोनेरा भी और प्रोटिस्टा भी। लेकिन जो फंगाई है ना, ये थोड़ी थोड़ी एडवांस होना स्टार्ट कर रही है। यानी ये वैसे तो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन कई लाइफ के कई स्टेजेस में ये मल्टी सेलुलर भी बन जाती है। यानी यूनिसेलुलर के लाइफ फॉर्म्स भी होते हैं फंगाई में। याद है यूनिसेलुलर फंगाई के एग्जाम्पल? याद है, कुछ चमका? अगर मैं बताऊं ईस्ट क्या है आपका, जो आपका ईस्ट है, जो आपका वाइन अल्कोहल के बनने में हेल्प करता है, जो आपकी ब्रेड पेस्ट्रीज होती हैं, केक होता है, वो सारा कैसे बनता है, ईस्ट की हेल्प से बनता है। ईस्ट क्या है, फंगाई है, और वो यूनिसेलुलर होता है। यानी कि हमारी जो फंगाई है इसके कुछ मेंबर्स यूनिसेलुलर हैं और कुछ कुछ एक टाइम पे यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ कुछ अपने लाइफ के स्टेजेस में वो मल्टी सेलुलर बन जाते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एडवांस होना स्टार्ट कर चुका है। फ्लो देखो, फ्लो। फिर बाकी प्लांट एंड एनिमल्स दे आर श्योरली क्या है, मल्टी सेलुलर है। चलो ये हमारा कैटेगरी कंप्लीट हो गया। थर्ड बोलोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हमारा मोनेरा है, जो हमारा मोनेरा किंगडम है, इसमें वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अब बच्चों ये वाला ना बहुत इजी होने वाला है। आप सबको अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता है कि खाना कौन बना लेता है, प्लांट्स बना लेते हैं। तो ये तो श्योर शॉट है कि आपको पता है एग्जाम में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना, तो बस आप ये 5 चीज़ें याद रखना कि आपको जो 5 पॉइंट फ्रेम करने हैं वो इसके बेसिस में फ्रेम करने हैं। बस आपको ये 6 चीज़ें याद होनी चाहिए कि मुझे लिखना है कि वो पिछड़े हुए तो नहीं है, या फिर उनकी बॉडी में कितने सेल्स हैं, या फिर कैसे खाते पीते हैं वो, फिर सेल वॉल है कि नहीं है, या चलते फिरते हैं, और लास्ट में उनके नाम दे देना है, उनके घर वालों के नाम दे देना है, ठीक है, कि ये कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। सो ये चीज़ें याद होंगी तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो आपको सबको पता है कि प्लांट्स खुद का खाना बना सकते हैं। तो आँख मूंद के प्लांट्स का तो हमें क्लियर है कि दे आर ऑटोट्रॉपिक। एनिमलिया की बात करूँ तो हम खाना बनाते हैं लेकिन किचन में बनाते हैं, ठीक है। हम इंग्रेडिएंट्स जो हमको मिल चुके हैं प्लांट से या एनिमल से, उसके थ्रू हम बनाते हैं खाना। ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, लेकिन जो एनिमल्स बेसिकली होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉपिक, यानी वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए किसी और सोर्स पे, तो दे आर हेटेरोट्रॉपिक। तो ये दोनों हमारा क्लियर था। बात करूं अगर फंगाई की बच्चों, तो ये हर तरह के होते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक यानी डेड और डिके मैटर पे फीड करने वाले, तो दे आर सेप्रोफाइटिक ऑल्सो और दे आर सिम्बायोटिक ऑल्सो। मतलब रिश्ता बनाने वाले कि भैया तुम मुझको इतना दे देना आटा और मैं तेरे को इतना दाल दे दूंगा। आटा दाल नहीं मांगते, बट ये क्या करते हैं, उन पड़ोसियों की तरह एक्ट करते हैं कि जो लेन देन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन फॉलो करते हैं, यानी कि मैं तेरे को पानी दे दूंगा, तू मुझे अपना बनाना खाना दे देना। तो रिश्ता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। यानी फंगाई की अगर बात आए तो आप आंख मूंद के जितने नाम याद आ रहे हैं सब लिख देना, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। प्रोटिस्ट जो होते हैं बच्चों, ये 2 तरह के होते हैं, ऑटो एंड हेट्रो। सेम विद द मोनेरा, मतलब ये देखो ये दोनों इस चीज में सेम आ रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। ये दोनों क्लियर था, हमको सिर्फ ये याद करना है। सिंपल हो गया ना कितना। देखो अब अगर बात करूँ सेल वॉल, इसका भी हमें क्लियर था कि भैया प्लांट में सेल वॉल होता है, डेफिनेटली होता है, और सेलुलोज का बना होता है। एनिमल में नहीं होता, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये भी हमको क्लियर है। प्लांट एनिमल बिल्कुल क्लियर है। बात करनी है फंगाई में, तो प्लीज याद रखना कि जो हमारी फंगाई होती है इसमें भी सेल वॉल होती है, जो कि बनी होती है काइटिन, ठीक है, काइटिन की बनी होती है। डू ऑल्सो रिमेंबर द मटेरियल जिससे वो कंपोज हो रखा है, ठीक है, ये याद रखना काइटिन। ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि प्लीज नेम द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंगाई, यू विल राइट काइटिन,
ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्लियर। फिर अगर मैं बात करूं अपने प्रोटिस्ट की, तो इसमें एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, दोनों। किसी किसी के मेंबर्स में है, किसी में नहीं है। सेम विद द केस ऑफ मोनेरा ऑल्सो। देखो मोनेरा और प्रोटिस्ट में कितनी सिमिलैरिटीज आ रही हैं, बस ये डिफरेंस यहाँ पे यहाँ गलती हो गई है बस, कि थोड़े एडवांस निकल गए, ये थोड़ा आगे निकल गए, यूकारियोट बन गए, ठीक है। अब बात करूं अपेंडेजेस, यानी चलते फिरते हैं। अगर चलते फिरते हैं तो कैसे चलते हैं? एनिमल का, सॉरी प्लांट का बिल्कुल क्लियर है कि प्लांट जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं भैया, आंधी आए तूफान है वहीं रहेंगे वहीं। तो इसका क्लियर है कि दे आर नॉन मोटाइल, यानी दे डू नॉट मूव। और एनिमल्स दे हैव डिफरेंट अपेंडेजेस। एनिमल्स की बात करूं तो भैया सीधे लिख दो दे हैव डिफरेंट अपेंडेजेस। हम गिनवा नहीं सकते वरना मैम आपकी पेपर की शीट खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो आप सिंपल लिख देंगे डिफरेंट अपेंडेजेस। बहुत तरीके होते हैं चलने फिरने के उनके पास एनिमल्स का। फंगाई इज ऑल्सो क्या, जब मशरूम्स देखते हो अपने घर के बाहर, जो फंगाई कैटेगरी होती है, दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल, ठीक है। दे कैन ऑल्सो नॉट मूव। तो यहाँ पे देखो फंगाई प्लांटी में दोनों ही केस आ रहा है कि दोनों ही मूव नहीं कर पाते। प्रोटिस्ट में क्या होता है और मोनेरा में क्या होता है, तो लगभग दोनों आप अगर एक भी याद कर लो तो नंबर मिल जाएंगे। दोनों के ही केस में क्या क्या है, सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला अपेंडेजेस, मतलब ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ऐसे से करके ये आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपेंडेजेस है जिसके हिसाब से चल फिर पाते हैं। तो देखो फिर से कॉमन आ गया, सीलिया फ्लैजेला दोनों में होता है। तो एक पॉइंट याद रख लो कि हमें मोनेरा प्रोटिस्ट में लगभग सब पॉइंट्स पता है, बस स्टार्टिंग में ही डिफरेंशिएशन आ गया था प्रोकारियोट और यूकारियोट में, बाकी सब सेम चल रहा है अभी तक, देख लो आप। एग्जाम्पल की बात करूं तो मोनेरा में हमारे आते हैं बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, क्या है साइनोबैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करते हैं ना नाइट्रोजन, याद रखना। साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। रिवीजन करते रहा करो पिछले कंसेप्ट्स का भी। तो एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, जो हमारी बैक्टीरिया की किंगडम है। मोनेरा इज बेसिकली बैक्टीरिया की किंगडम है, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया एंड क्या बोलते हैं इसको, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया की किंगडम है बेसिकली ये मोनेरा किंगडम को ही बैक्टीरिया किंगडम है। बैक्टीरिया जितने भी तरह के होते हैं सारे इसी कैटेगरी में आते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा की बात करूं तो जो हमारे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, ये सारे आते हैं प्रोटिस्टा के कैटेगरी में। फंगाई की बात करूं तो हमारा ईस्ट हो गया, बताया मैंने, मशरूम हो गया, वेरी ऑब्वियस। प्लांट्स की बात करूं तो जितने भी जो पेड़ पौधे आपको दिखते हैं वो सारे प्लांट्स में। अगर एनिमल्स को तो आप जानते ही भैया, जो भी जानवर दिखते हैं सब एनिमल्स हैं, ठीक है। तो दिस टेबल इज समराइजिंग इन ऑल की जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनके बीच में क्या डिफरेंस और किस बेसिस में। ये है इसका बेसिस ऑफ डिवीजन, पढ़ाया था ना अभी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज आर द 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और इसके हिसाब से ये पूरा टेबल है। इतना काफी है, ये पूरा टेबल समझ लोगे, खत्म आपका काम यहाँ से, ठीक। अब हमने ये तो पढ़ लिया है, लेकिन अब हमें जानना है इस क्लास के हिसाब से, यानी 9th क्लास के हिसाब से आपके सिलेबस में है प्लांट और एनिमल किंगडम की डिटेलिंग। यानी जो प्लांट और किंगडम, जो प्लांट और एनिमल्स हैं, इनके और डिविजन्स होते हैं, इनके अंदर और कैटेगरीज आती हैं, वो कैटेगरीज हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। एक्चुअली इन सबके अंदर कुछ कुछ कैटेगरीज आती हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ प्लांट और एनिमल्स की डिविजन्स पढ़ना नसीब हुआ है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक्चुअली प्लांटी किंगडम की, बट उससे पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए। आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है, ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कभी देख भी लिया करो एनसीईआरटी, ठीक है, मार्क्स यही से आते हैं। सो एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया, प्रोकारियोटिक है कि यूकारियोटिक है, पिछड़े हुए हैं कि एडवांस है। प्रोकारियोटिक है, अगर वो प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर है तो मोनेरा है। देखा था ना हमने कि मोनेरा प्रोटिस्ट में जो बेसिक जो डिफरेंस आया था वो क्या आया था, मल्टी सेलुलर, मतलब वो बेसिकली डिवाइड कहाँ हो गए थे, वो डिवाइड हो गए थे जैसे ही प्रोकारियोट और यूकारियोट में डिवीजन आया था। तो प्रोकारियोट यूनिसेलुलर अगर है तो मोनेरा, बट यूकारियोट्स में 2 और कैटेगरी आ जाती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर वो यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा बन जाएगा, और अगर वो यूकारियोट मल्टी सेलुलर है तो उसके और डिविजन्स आ गए थे। सेल वॉल में है तो सेल वॉल हमारे पास, फंगाई के पास भी सेल वॉल थी और प्लांट के पास भी सेल वॉल थी। सेल वॉल जिसके पास नहीं थी लेकिन वो मल्टी सेलुलर था, वो था हमारा एनिमल किंगडम। यानी मोटा मोटा उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है, पहले प्रोकारियोट यूकारियोट के बेसिस पे, फिर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बेसिस पे, और फिर सेल वॉल के बेसिस पे। तो देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहा हमारा, ये रहा, ये मोटा मोटा इनके हिसाब से हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है।
फंगाई जो है वो खाना खुद से नहीं बना सकते, तो डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन प्लांट बना सकते हैं। तो ये ऐसा एग्जाम में आपके चार्ट नहीं आने वाला है, सिर्फ आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो आप पढ़ते जाते हैं उसको रिवाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लांटे किंगडम के बारे में। लेट्स सी व्हाट आर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम प्लांट किंगडम के बारे में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा क्या होता है, व्हाट इज थैलोफाइटा। फिर हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। नाम जितने खतरनाक है ना बच्चों, इतना खतरनाक है नहीं। कभी कभी क्या होता है हम नाम देख के डर जाते हैं, वही बता रही हूँ जो मैंने फेस किया है कभी, ठीक है। मैंने भी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने भी दिक्कतें फेस करी हैं। सो यू शुड नो कि कहाँ कहाँ आ रही हैं दिक्कत। तो ये जो आपको नाम इतने भयंकर दिख रहे हैं ना, मैं आपके इनके नाम के ही इनका मीनिंग बता के सब सिंप्लीफाई करवा दूंगी, ठीक है। तो बस इनके नाम याद कर लो, 5 होते हैं बेसिकली, 5 के हिसाब से हम चलते आ रहे हैं। 5 किंगडम थी, मोनेरा प्रोटिस्टा और प्लांटाई फंगाई और एनिमेलिया, 5 किंगडम। और प्लांट के अंदर फिर से 5 डिवीजन आ गई हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पहले हम पढ़ने वाले हैं इन तीनों के बारे में। ये है इनके मेन डिवीजन, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इनको भी भूल जाओ, बताती हूँ इनके बारे में भी, मतलब टोटल 5 हैं, बट हम पहले पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में क्योंकि ये आपस में रिलेट कर सकते हैं। इन तीनों को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं कि क्या है इनके आपस में। फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। लेट्स सी, भूल जाओ क्या बोला अभी, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 3 कैटेगरीज ऑफ द प्लांट के बारे में, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। बहुत नाम अजीब से हैं बट अभी देखिए सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। बात करूं अगर मैं अपने सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में, तो पहला वर्ड क्या यूज हो रहा है, थैलो मीन्स थैलस लाइक। तो एग्जाम में अगर 1 नंबर पे भी आता है ना कि प्लीज मेंशन मतलब प्लांट का हो गया वो कुछ क्लासिफिकेशन जिसमें थैलस लाइक बॉडी होती है। अभी थैलस क्या होता है मैम, है ना, थैलस कुछ नहीं होता है बच्चों, थैलस वो होता है जो होता है थैली जैसा मतलब ना उसका कोई शेप है, कुछ भी नहीं है उसका, बस एक पड़ा है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या मैम, देखो ऐसे प्लांट बॉडीज, ऐसे प्लांट जो है तो प्लांट लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए हैं रूट, स्टेम और लीफ में। यानी जो हमारा एम्ब्रियो होता है, जस्ट रिमेंबर, ठीक है, जब हमारा जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट जो बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर धीरे धीरे उस एम्ब्रियो में क्या होते हैं, हाथ, पैर, आँख, हमारे जितना भी पूरे बॉडी के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं, तब उसको फीटस बोलने लग जाते हैं हम। लेकिन उससे पहले वो क्या था, एक कंप्लीट एक अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी तो थी ना, उसका हाथ समझ में आ रहा ना उसका पैर समझ में आ रहा। सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि जो प्लांट्स जो डिफ्रेंशिएट अब तक नहीं हो पाए, जिनकी प्रॉपर रूट्स नहीं समझ में आ रही कि कौन सी रूट्स है, क्या स्टेम है, क्या है, डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है अब तक ना, उनके पास रूट, स्टेम, लीफ ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए हैं, ऐसे को बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलो मीन्स थैलस लाइक, थैलस थैली लाइक बॉडी, नो हाथ नो पैर कुछ नहीं, ठीक है, हाथ पैर नहीं, बेसिकली स्टेम, रूट एंड लीव्स, ठीक है। तो थैलस लाइक बॉडी इज थैलोफाइटा। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इसमें वस्कुलर सिस्टम, व्हाट इज वस्कुलर सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम, जाइलम फ्लोएम सिस्टम, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये इनमें नहीं होता, पिछड़े हुए हैं। जब इनके पास इनकी बॉडी ही ढंग की नहीं है, जब इनके पास रूट नहीं, स्टेम नहीं, लीफ नहीं, तो वस्कुलर सिस्टम कहाँ से आएगा, ये तो बहुत महंगा हो गया। तो ये बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है, रिलेट कर जाओगे आप कि थैलस लाइक बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत ही पिछड़े तरह इलाके का प्लांट है ये, कुछ नहीं है इसके पास, वस्कुलर सिस्टम भी नहीं है और ये पानी में रहता है, पानी में ही रहता है। जब इसके पास रूट्स नहीं है तो भैया इसको कुछ तो जीने के लिए करना पड़ेगा, तो पानी में रहेगा तो डायरेक्टली इसकी बॉडी को मिल जाएगा पानी, सनलाइट का मिल जाएगा, बस काम चल जाएगा इसकी लाइफ। तो दैट्स आर दे आर प्रीडोमिनेटली एक्वाटिक। दूसरा बेसिकली एल्गी होते हैं, हमने कभी एल्गी देखा है, पता है ना, जो हम कभी रिवर्स में देखते तो पूरी ग्रीन सरफेस कवर होती है पानी के ऊपर, दैट इज एल्गी। प्लांट्स के ऊपर कभी आपने देखा होगा कि एक परत चढ़ी होती ग्रीन ग्रीन सी, है ना, लाइकेन से मत कंफ्यूज करना, हम लाइकेन भी नहीं पता होगा, भूल जाओ तो हम बात कर रहे हैं थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है। थैलोफाइटा मीन्स थैलस मीन्स जिसके पास थैली लाइक, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख मत देना थैली लाइक, ये आपको सिर्फ याद कराने की टेक्निक से थोड़ी बॉडी है ना। तो थैलस लाइक बॉडी होती है। अब क्योंकि ये इतने पिछड़े इलाके हैं तो इनके पास कंडक्शन सिस्टम भी जीरो होता है, ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में होते हैं, ताकि इनका कुछ तो काम आसान हो जाए, जिंदा तो रह ले, पानी तो मिल जाए इनको। एल्गी बेसिकली पानी में रहने वाले प्लांट्स कौन से होते हैं, याद करो, एल्गी होते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल भी याद आ जाएगा। अब एल्गी के एग्जाम्पल्स लिख दिए मैंने, स्पाइरोगायरा, चारा एंड वोल्वोक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी। तो हमारा भैया पहला डिवीजन ऑफ प्लांट
फिनिश, सिंपल, कुछ था ही नहीं भैया, टेंशन क्यों लेते हो, एनसीईआरटी देख देख के पागल हो जाते हो ना। दूसरा हमारा है ब्रायोफाइटा, इसका नाम भी बड़ा ब्रायो ब्रायो है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। ब्रायोफाइटा ये बोल रहा है कि भैया ये इनसे तो थोड़ा एडवांस है, इनसे तो थोड़ा सा ये एडवांस हो गए हैं, क्योंकि अब ये थोड़े पिछड़े हैं, सारे थोड़े पिछड़े होते हैं, एक एक करके थोड़ा आगे हो रहे हैं भैया। तो जो ब्रायोफाइटा है ये थोड़े से एडवांस है, थोड़े नए जमाने के हैं। इनमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी है ना ये हल्का हल्का स्ट्रक्चर्स डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देती है, यानी बहुत ही वेल डिफाइंड रूट स्टेम लीफ नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता है। जब हमारा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो हाथ के स्ट्रक्चर्स हल्के से बाहर आते हैं, प्रॉपर हाथ नहीं बना है लेकिन हल्के हल्के बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। सेम विद द केस ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी क्या है कि बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रही है स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर लीफ नहीं है, उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर धीरे धीरे आ रहा है। आएगा नहीं पूरे जमाने में इसके नहीं आएगा, बट ऐसे प्लांट जिसमें हमको दिख सकता है कि शायद ये इसकी लीफ है, वी कैन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कि अच्छा ये लीफ है, ये थोड़ा स्टेम दिख रहा है ना, तो वी कैन नॉट, मतलब बस समझ गए चलो। अब क्योंकि थोड़े से इनसे एडवांस है तो इनके पास ना वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ट्रू जो होता है, ट्रू यानी जो एग्जैक्ट कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है। यू नो कि जाइलम एंड हमने पढ़ा था कि जो हमारा जाइलम है, जो हमारा फ्लोएम है, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कितनी इसकी खुद की डिविजन्स होती हैं, डू रिमेंबर पिछले में बात करी हमने टिश्यू चैप्टर में कि जाइलम एंड फ्लोएम के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब डू यू थिंक कि जिनकी खुद की अभी तक बुनियाद रूट स्टेम ही तैयार नहीं हुए हैं वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार कर पाएंगे? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ट्रू वर्ड यूज किया, जो कि मतलब ट्रू मतलब जिसको सही मायने में कह सके ना कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, वो नहीं होता है इनके पास। तो जाइलम ट्रू वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है, गुड। अब बात करेंगे ब्रायो का मतलब क्या होता है। ब्रायोफाइटा और दोज जो दो जगह के मजे लेते हैं, कैसे? दे कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो एंड दे कैन लिव इन वाटर ऑल्सो। वाटर कैसे? वाटर इसलिए कि उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो बेसिक इवेंट है उस प्रोसेस को करने के लिए उनको चाहिए होता है पानी, यानी जो उनके गैमीट्स है वो पानी में ही रिलीज होते हैं और वहीं पे दे कैन फ्यूज एंड दे कैन क्रिएट अ न्यू प्लांट। सो दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो उनको अपना बेसिक इवेंट पूरा करने के लिए पानी की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दे कैन लिव ऑन लैंड, लैंड में रहते हैं, बट दे नीड वाटर फॉर कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस। तो ये बहुत खास चीज है इस पूरे उसका। मैं बताती हूँ खास कौन सा एलिमेंट है। ब्रायोफाइटा का खास वाला ये है और थैलोफाइटा का ये खास है कि इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, थैलस लाइक। और ब्रायोफाइटा का ये वाला खास है कि दे कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो, दे कैन लिव ऑन वाटर ऑल्सो। ये 2 पॉइंट भूलना मत गलती से भी। तो ब्रायोफाइटा का जैसे नाम क्लिक करता है, प्लीज डू रिमेंबर कि ये तो भैया प्लांट लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। नाउ दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अरे भैया अभी तो हमको एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम ही नहीं पढ़ा हमने, बट प्लीज ये थोड़ा सा टर्म याद रखना, अभी आगे काम आने वाला है। अब क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यानी जो एम्फीबियन टर्म है ना, ये बेसिकली एनिमल से उधार लिया है। एनिमल किंगडम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, उसमें कैटेगरी होती है एम्फीबियंस की, पढ़ेंगे अभी। हाँ, तो इन्होंने चोरी कर लिया उसका एक कैटेगरी को। इन्होंने क्या कह दिया कि ये भी एम्फीबियंस है, लेकिन ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। हम बोलते नहीं है कि ये शाहरुख खान ऑफ द पंजाब स्टेट है इसी तरह वो वहाँ से नाम ले लिया है और मेंशन कर दिया कि ये हमारे प्लांट किंगडम, क्योंकि हम प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके एम्फीबियंस हैं, ऐसे एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। चलो एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए, याद कर लेना, मॉस एंड मर्चांटिया। देन टॉकिंग अबाउट थर्ड कैटेगरी, ये बहुत एडवांस है। देखो हम ऐसे से चल रहे हैं, मोर एडवांस, देखो हम बढ़ते चल रहे हैं धीरे धीरे। अब हम मोर एडवांस कैटेगरी में आ गए हैं जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा क्या होता है, इतना याद रख लो कि इन दोनों से बेटर होता है। ये पिछड़ा हुआ था, ये थोड़ा एडवांस था, ये मोर एडवांस है। जो भी प्लांट हम अपने आसपास देखते हैं ना, जो प्रॉपर ट्री होता है, जो प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट होता है, दैट इज टेरिडोफाइटा। यानी जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल निकलते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सारे हैं टेरिडोफाइटा, एडवांस, ठीक है। अब जो टेरिडोफाइटा है, इनके प्लांट्स के पास ट्रू रूट होती हैं, यानी जो जिसको सही मायने में रूट कह सकते हैं, स्टेम कह सकते हैं, यानी एग्जैक्ट प्लांट जो हम पढ़ते हैं उसमें, चाहे हम वस्कुलर बंडल मतलब उसमें हम जाइलम पढ़ रहे हैं, चाहे हम फ्लोएम पढ़ रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब इसके बारे में होता है, ये एडवांस है, ठीक है। सो प्लांट्स हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स।
ऑल्सो वस्कुलर सिस्टम भी होता है इनके पास, ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड, यानी कि ये क्या है, लैंड में ही रहते हैं, ये जमीन में रहने वाले होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारा टेरिडोफाइटा है, जो ये टेरिडोफाइटा है, इसका डिफरेंस बस इतना है नॉर्मल प्लांट्स से। जो नॉर्मल प्लांट्स है हमारे, उनमें से एक डिफरेंस यह आ जाता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते, यानी जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स। तो क्रिप्टोग्राम्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा होते हैं, यानी जो प्लांट्स की वो कैटेगरीज में सब कुछ अभी हमने पढ़ लिया है। अच्छा बच्चों एक चीज़ थोड़ी सी मिसमैच हो गई है, फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने बोला ना, वो टर्म थोड़ा सा भूल जाओ, दे आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी हम पढ़ेंगे उस बारे में, वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। अभी ये सिर्फ ऐसा प्लांट है जिसके पास ट्रू रूट भी है, जिसके पास स्टेम लीफ सब कुछ है, इसके पास वस्कुलर सिस्टम भी है, ये लैंड्स में रहते हैं, लेकिन जो इनके सीड्स हैं, डिफरेंस यहाँ आया है, एक्चुअली में डिफरेंस यहाँ आया है, इसलिए मैंने अपना वो टर्म वापस ले लिया फ्लावरिंग का, क्योंकि मैं हल्का सा कंफ्यूज कर गई थी। कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि जो टेरिडोफाइटा है इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो है वो सीड्स बियर नहीं, यानी जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स क्या होते हैं, वही ना जिसको वापस से मिट्टी में डालोगे तो एक प्लांट आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो इनके पास ये नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो दे डोंट बियर सीड्स, दैट इज दे आर क्रिप्टोग्राम्स, ऐसे प्लांट्स जो सीड्स को बियर नहीं कर सकते या जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन है। क्रिप्टो मीन्स हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, लिख लो कहीं पे, तो ये क्रिप्टोग्राम इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स में इसके आ गया मार्शिलिया फंस एंड हॉस्टेल्स, तो आप देख सकते हो लिखने को तो मैं यहाँ पे मैंगो, नीम, गोवा ट्री लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल ट्रीज का नाम मेंशन नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मल वाले प्लांट्स नहीं है, वो टर्म भूल जाओ कि नॉर्मल ट्री हम प्लांट्स जो देखते हैं वो टेरिडोफाइटा ही होते हैं। नो 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 नो, गलती 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 गलती, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये नॉर्मल प्लांट्स ट्री जैसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया है गलती से कि यहाँ पे जो सीड्स होते हैं इनके ये हिडन होते हैं, दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि ये सीड्स को बियर नहीं करते, इनमें सीड्स नहीं होते, दैट्स वाई दे आर टेरिडोफाइटा। और इसके एग्जांपल्स है मार्शिलिया फंस एंड हॉस्टेल, यानी अजीब अजीब से एग्जांपल हैं, नॉर्मल ट्रीज वाले एग्जांपल नहीं है। नॉर्मल ट्रीज वाले अब हम पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल ट्रीज वाले अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी टेरिडोफाइटा की दो और कैटेगरीज आ जाती हैं, दैट इज पहले हम पढ़ लेते हैं, हाँ, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये इस पे अभी आएंगे। उससे पहले हम जानते हैं क्रिप्टोगैमी के बारे में। अभी हमने पढ़ा ना क्रिप्टो, अभी हमने क्रिप्टोग्राम्स का वर्ड यूज किया, यानी ऐसे प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हिडन है और सीड्स नहीं होते। तो डिटेल में मैंने आप पढ़ा रखी है उसके बारे में कि दो तरह की चीजें होती हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेनिरोगैम, ठीक है, दो तरह की कैटेगरी होती हैं। एक ऐसे प्लांट्स जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन छुपे हुए होते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया हो, तो दोज आर नोन एज क्रिप्टोगैमी, ठीक है। और एक दूसरी जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा कैटेगरी होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो विजिबल होते हैं, यानी वो सीड बियर करते हैं, रिप्रोडक्टिव जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हैं उनमें विजिबल हैं, ठीक है, तो दोज आर नोन एज फेनिरोगैमी, ठीक है। नाउ दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों, मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही यहाँ पे टेबल और क्लासिफिकेशन किया है, सो दैट आप एग्जाम में बेसिकली आपको पता हो कि क्या लिख के आना है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिप्टोगैमी एंड फेनिरोगैमी, ये रहा आंसर, इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन है, इनमें विजिबल है। सेकेंड थिंग इज फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेक्ड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स, यानी जो क्रिप्टोगैमी टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, जो क्रिप्टोगैमी ऑफ प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद भी नेक्ड एम्ब्रियो बनता है, यानी इनमें होते हैं स्पोर्स। बाकी प्लांट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इनमें होते हैं स्पोर्स, यानी जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब रिप्रोडक्टिव जो उनका पार्ट है जिसके थ्रू इनकी जनरेशन आगे आगे बढ़ती है ना, वो स्पोर्स के थ्रू बढ़ती है, स्पोर्स के थ्रू बढ़ती है, स्पोर्स इनकी बॉडी में रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या, रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल यही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने अभी तीन कैटेगरी पढ़ी ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे क्रिप्टोगैमी हैं, इन सब में सीड्स नक्को, सीड्स नहीं, ये इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, दे रिप्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन स्पोर्स के फॉर्म में होता है। टॉकिंग अबाउट फेनिरोगैमी, टॉकिंग अबाउट फेनिरोगैमी, तो इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें बनते हैं सीड्स, यहाँ पे स्पोर्स थे, यानी कि
नेक्ड एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा वो खाली एम्ब्रियो, यानी कि स्पोर्स होंगे, जस्ट स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, कुछ और उसमें नहीं होगा। लेकिन जो फेनोरोगैमी होते हैं इनमें क्या होता है, सीड्स फॉर्मेशन होता है। सीड्स देखा है ना हमने, जो हम सीड्स को बीच से काटते हैं तो क्या निकलता है, या हम सीड्स को अगर मिट्टी में बोते हैं तो उससे एक नया प्लांट निकलता है, नया प्लांट निकलता है ना। तो ऐसे बियरिंग मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स आते हैं उनको बोलते हैं फेनोरोगैमी। तो सीड्स आते हैं और उस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो और कॉटिलेडन्स। डू यू नो व्हाट इज कॉटिलेडन्स? जब हम सीड देखते हैं, जब आप किसी सीड को ओपन करते होंगे तो वो ऐसा दिखता है बेसिकली। तो आप उसको मिट्टी में डालते हो तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाता है, प्लम्यूल यानी शूट सिस्टम, प्लांट इसकी सिस्टम बनेगी, लीफ बनेगी, फ्लावर बनेगा। नीचे वाला पार्ट जो होता है वो रूट बना लेता है, और जो बीज का ये वाला पार्ट होता है इसी को बोलते हैं कॉटिलेडन, क्योंकि यहाँ पे होता है ढेर सारा खजाना मतलब फूड होता है, फूड रिजर्व मटेरियल होता है। यानी एक सीड को मिट्टी से बाहर निकल के आने के लिए चाहिए एनर्जी चाहिए उनको, मतलब उनको चाहिए ढेर सारा न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन मिलता है उनको कॉटिलेडन से, तो कॉटिलेडन क्या होते हैं, सोर्स ऑफ रिजर्व मटेरियल, जो हेल्प कर रहा है किसमें, एक सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो फेनोरोगैमी जो टाइप ऑफ प्लांट होते हैं उनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और उन सीड्स में होता है कॉटिलेडन्स, यानी सीड जर्मिनेट करेंगे तो उनको न्यूट्रिशन देने के लिए कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होता है। चलो इसके एग्जांपल्स में क्या है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं अपनी 4th और 5th कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम। हमने 3 कैटेगरी डिस्कस कर ली हैं, थैलोफाइटा 3 कैटेगरी डिस्कस कर ली हैं 1 to 3। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4th और 5th के बारे में। ठीक है, ये देखो हमने 5 कैटेगरी टोटल पढ़नी थी प्लांट के बारे में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, 5 चीज़ें पढ़ने वाले थे। 3 चीज़ें हम पढ़ चुके थे और पढ़ने के बाद मालूम चला कि ओ भाई साहब ये 3 चीज़ें हैं ये तो एक तरह की हैं और ये क्रिप्टोगैमी के अंदर आती हैं, यानी ऐसे तीनों के तीनों प्लांट्स हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं, सीड्स नहीं। फिर हमको मालूम चला कि भैया 2 प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें सीड्स होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनमें दिखते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्टैमेन, पिस्टिल, याद है स्टैमेन, पिस्टिल, ये सब चीज़ें याद है ना, वो ही सब इनमें होता है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो चलो कहानी इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, लेट्स स्टार्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये हमारे प्लांट किंगडम के लास्ट 2 कैटेगरीज हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ़र्क क्या है, ये दोनों ही प्लांट्स हैं और हमने डिस्कस कर लिया है कि दोनों में ही सीड्स होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है नेक्ड सीड्स, और जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है इसका मतलब होता है कवर्ड सीड्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिम्नोस्पर्म के जो सीड्स उन्होंने कपड़े नहीं पहने और एंजियोस्पर्म्स वालों ने कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा ही कुछ है एक्चुअली। होता क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट है ना, इनके सीड्स नेक्ड होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, उनके ऊपर कोई फ्रूट की लेयर नहीं होती। ठीक है, सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं ना, वो फ्रूट्स के अंदर पैक्ड होते हैं। आप आम खाते हो, आम खाते खाते गुठली निकल आती है, आप और कुछ क्या क्या खाते हो जिसमें गुठली आती है, जो भी है सब इमेजिन कर लो। तो जिसमें भी बीज निकल के आते हैं दैट आर एंजियोस्पर्म। जो आप नॉर्मल ट्रीज दिखते हो, फ्लावरिंग ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, जो जितने भी आपके फ्रूट्स हैं सब में सीड्स होते हैं, राइट। तो वो सब एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनके जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर पैक्ड हैं, दे आर कवर्ड। लेकिन जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जो कि सीड्स नेक्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, जैसे कि पाइन्स और देवदार। कभी पहाड़ में गए हो, शिमला या मसूरी वगैरह, वहाँ पे आप देखते होंगे कुछ ट्रीज होते हैं जिनके मुझे लेके आना चाहिए था, मेरे पास था वो मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगी। ठीक है, तो पाइनस के जो सीड्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, ऐसे करके आपने देखा होगा ना, एक सीड होता है ऐसे करके, उसमें बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल सा होता है यार, वो ऐसे करके उसका एक सीड होता है और लकड़ी ऐसा दिखता है वो, और वो पाइनस के ट्री में से होता है ना, तो वो जिम्नोस्पर्म है क्योंकि वो एक्चुअली सीड है और उसके ऊपर कोई भी बाहर फ्रूट नहीं है, जस्ट अ सीड, दैट्स व्हाई दैट इज जिम्नोस्पर्म। ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स होते हैं जो कि नेक्ड होते हैं, उनके बाहर कोई कपड़ा यानी आउटर लेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये है मेन डिफ्रेंशिएशन बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बाकी पढ़ लेते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं एक्चुअली आपका एनसीईआरटी में इसको नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके पहले जो चैप्टर था
टिश्यूज, वहाँ पे ही पॉइंट मेंशन था तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, उसको लिख दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। गुड हैंड राइटिंग के लिए नहीं, गुड पॉइंट के लिए, ठीक है। सो आपका इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो जाइलम होता है ना, जो जिम्नोस्पर्म का जाइलम होता है ना, उसमें वेसल्स नहीं होती, और जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होती। यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स, जिम्नोस्पर्म्स के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स पढ़े थे हमने, वेसल्स पढ़ी थी, ट्रैकीड्स पढ़ी थी। यानी लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और जो हमारा फ्लोएम होता है उनमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा कोई केस नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कंप्लीट होगा, प्रॉपर पूरा ट्रू वस्कुलर टिश्यू की तरह प्रेजेंट होगा एंजियोस्पर्म्स में। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें गायब होंगी, ठीक है, उनका सामान कुछ गायब होगा। चलो थर्ड पॉइंट इज कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं दे आर पेरेनियल, वुडी एंड एवरग्रीन। वुडी लाइक स्ट्रक्चर, एवरग्रीन हमेशा ग्रीन, मतलब काफ़ी लॉन्ग लाइफ, उनकी लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं, पेरेनियल भी हो सकते हैं, वुडी भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। यानी जो डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स आप अपने आसपास देखते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनाना ट्री, एवरीथिंग जो आप देख रहे हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। उसमें कितनी सारी कैटेगरीज होते हैं, किसी में जो फ्लावर्स हैं वो 2 साल में एक बार आ रहे हैं, किसी में हर साल आ रहे हैं, किसी में सालों बाद आ रहे हैं, यानी कि वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स पाइन्स एंड देवदार इन योर जिम्नोस्पर्म्स, एंड आपके एंजियोस्पर्म्स में आगे नीम, रोज एंड मैंगो। क्लियर है? क्लियर है तो गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो जान लेते हैं कॉटिलेडन्स के बारे में। यानी अगर हम सीड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वी नो कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें जो सीड है वो कवर्ड है, इनमें जो सीड है वो कवर्ड है, यानी इनके सीड में है कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स क्या थे? जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। यानी एंजियोस्पर्म वाली कैटेगरी जो है इसमें क्या है कि सीड्स में कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं, कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं, कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देती हूँ कि इसमें कॉटिलेडन्स जो है ना वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो कितने हैं भैया, ये तो बता दो कि एक ही है कि 2 है। तो इस बेसिस पे जो हमारा एंजियोस्पर्म है ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज मोनोकॉटिलेडनस प्लांट एंड डाइकॉटिलेडनस प्लांट। नाम बड़ा अजीब है लेकिन अगर तोड़ के बताऊं तो देखो, मोनो मीन्स 1, कॉटिलेडनस मतलब वही रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने वाला गोल सा जो बना होता है साइड में एक सीड के। सीड को आप तोड़ते हो कभी? चना ले लेना, भिगोना और उस चने को बीच से तोड़ के देखना, तो यू विल सी कि उसमें आ जाएगा ऐसे, ऐसे होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉटिलेडन्स, और जो ऊपर थोड़ा दिख रहा है वो शूट सिस्टम फॉर्म करता है, नीचे वाला रूट सिस्टम, अगर आपने उसको सही टाइम पे जमीन में यानी मिट्टी में डाल दिया होता, ठीक है। सो मोनोकॉटिलेडनस एंड डाइकॉटिलेडनस, यानी कि डिपेंडिंग कि एंजियोस्पर्म जो है उसके सीड में कॉटिलेडन्स 1 है या 2 है, इस बेसिस पे 2 कैटेगरी और डिवाइड की गई हैं। सिंगल कॉटिलेडन्स मतलब मोनोकॉटिलेडन्स होता है वो, और फाइब्रस रूट जो होती है, ऐसी प्लांट जिसमें फाइब्रस रूट होती है। व्हाट इज फाइब्रस रूट? अरे उलझी रूट्स, बहुत सारी रूट्स, कोई एक मेन रूट नहीं दिख रही, ऐसे ऐसे जिसमें रूट्स होती हैं, बहुत सारी फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो जो प्लांट्स ऐसे होते हैं उन प्लांट्स में होती है बेसिकली मोनोकॉटिलेडन्स, मानी ऐसे प्लांट्स जिनके फाइब्रस रूट होती है उन प्लांट्स के सीड में एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ। और उनकी लीफ में होता है पैलर्मिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्शन बैठा रखा है उन टर्म्स का जो कि आपने अपने पिछले चैप्टर से पढ़ा होगा, तो उसका समराइज करके एक टेबल में लिख दिया है फॉर मोर नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिसमें फाइब्रस रूट होती है, जिनमें होता है पैलर्मिनेशन, ऐसे प्लांट्स में होते हैं क्या? एक ही कॉटिलेडन। एग्जाम्पल आपका राइस और व्हीट, राइस एक ही दाना होता है, कभी कोशिश की राइस को आधा तोड़ने की? नहीं ना, क्योंकि वो एक ही होता है, उसमें सिर्फ रिजर्व मटेरियल एक ही कॉटिलेडन्स, ताकि तभी वो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाता। सेम विद द व्हीट ऑल्सो, व्हीट जिससे हमारा आटा होता है वो भी एक, उसको भी डिवाइड नहीं कर सकते। डाइकॉटिलेडन्स में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती हैं, यानी एक ही मेन रूट होती है, बाकी बस। और उनकी जो लीफ होती है उसमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन मतलब जब लीफ है तो उसमें सब कुछ पैरेलल में है, वेनेशन ऐसे ऐसे है। और रेटिकुलेट मतलब कि नेटवर्क्स बने हुए हैं, ऐसे 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 करके नेटवर्क्स बने हुए हैं,
तो ये है हमारा रेटिकुलर वेनेशन, दिस इज हमारा पैरेलल वेनेशन जो कि होता है बनाना लीफ में, ठीक। रेटिकुलर वेनेशन जो होता है जैसे कि मैंगो, पी एंड ग्राम, इनके जो सीड्स होते हैं ये होते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के सीड्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट अपना नया किंगडम, अबाउट एनिमल किंगडम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लांट किंगडम हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें थी पांच कैटेगरीज, 5 उसमें थी फाइलम्स। क्या क्या फाइलम्स थी उसमें? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। 3 जो हमने पढ़ी वो क्रिप्टोग्रामी के अंदर आ रही थी, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वो क्रिप्टोग्रामी थी। और जो हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वो किसमें आया? वो आया फेनोरोगैमी में, ठीक है। अब वो सारा चैप्टर क्लोज, नया चैप्टर खोलते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। नाउ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं हमको आसपास, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि उनकी डिविजन्स किस हिसाब से करी गई है। तो इनमें बहुत सारी डिविजन्स होती है, देखो 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 देखो, ये देखो ये लेट आ गया। तो ये सारी डिविजन्स हमारी आती हैं एनिमल किंगडम के अंदर, बहुत सारी हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिंथेस, तो नाम मत याद, सॉरी इनके नंबर्स मत याद करो, बस इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब आपको इनके नाम भी बहुत हार्ड लग रहे होंगे, जैसे कि प्लांट किंगडम के लग रहे थे, इन सब के नाम भी देखना भी ऐसे आसान बना देंगे, ठीक है। सो हम इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिंथेस, हाँ थक गई तो ये सारे जो नेम्स हैं आपके, नेमाटोड्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इतनी सब के बारे में हम ऐसे पढ़ लेंगे। बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों होता क्या है कि बहुत सारे तो हैं, लेकिन सबकी ना बस एक दो बात बहुत खास होती है। जैसे आपके बारे में कोई पूछता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप क्या करते हो? अपने इंट्रोडक्शन में पूरा मतलब आप सब कुछ बता दोगे क्या, कि आप क्या मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब कि जो चीज़ आप सब बता दोगे कि मैं ये पहनता हूँ सुबह, मैं शाम को ये पहनता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये पीता हूँ, नहीं ना। आप कोशिश करोगे कि आप अपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट पॉइंट बताओ जो आपको बाकियों से अलग करता है, राइट? यही तो कोशिश होती है। सेम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी कि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बट हमें फोकस करना चाहिए उसके मोस्ट स्पेशल पॉइंट में, कि ये है ना इसमें बात, यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली एग्जाम के हिसाब से। आप क्या करते हो कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स देखते हो, डर जाते हो और बंद कर देते हो किताब की, इतना कौन पढ़े, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, सबके पैराग्राफ से हाउ टू स्टडी, डर जाते हो ना। डरना नहीं है, क्योंकि उस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ 2 लाइन होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं आ गई हूँ, ठीक है। लिखने को मैंने सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं फोकस बताऊंगी किसमें करना है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अपनी पहली कैटेगरी, दैट इज पॉरीफेरा। तो हम बात करने वाले हैं पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा की खास बात यह है कि इनकी बॉडी में होते हैं पोर्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पॉरीफेरा। नाम आसान कर दिया। नाम आसान इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि इनको पॉरीफेरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बॉडी में होते हैं पोर्स। पोर मतलब छेद, होल्स, ठीक है। इनकी बॉडी में देखो देखो कितने, आपको डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा डायग्राम नहीं पिक्चर, तो आपको पिक्चर दिख रही है, देखो कितने सारे छेद हैं इसमें, कितने सारे छेद हैं। छेद को बोलते हैं होल्स, होल्स को बोलते हैं पोर्स, और इनकी बॉडी में सिर्फ पोर ही पोर दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉरीफेरा, सिंपल। अब इनकी जो बॉडी होती है ना, इसमें टिश्यूज नहीं होते हैं। ये बच्चों बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 5 नंबर में 3 नंबर में आए तो आप इसमें 2-3 लिख दो, काफ़ी होगा, बट जो मेन है बताती हूँ क्या क्या मेन है इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात, इनको ना हम स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं, इनको हम स्पॉन्जीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्ज देखा है, स्पॉन्ज वो उसमें भी ऐसे भी कुछ सेम दिखता है ना, कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिख रहे होते हैं, पोर्स दिख रहे होते हैं, तो हम इनको स्पॉन्जीज भी बोलते हैं क्योंकि इनमें होते हैं बहुत सारे होल्स और पोर्स। इनकी पूरी बॉडी में बहुत सारे होल्स और पोर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जीज, ठीक है, ठीक है। अब इनकी बॉडी जो है ना, ये कवर्ड होती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से। इनकी बॉडी अगर सिर्फ पोर ही पोर होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, कुछ तो सपोर्ट करने के लिए हार्ड होना चाहिए इनकी बॉडी में। तो इनकी जो बॉडी होती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है, ये एक पॉइंट हो गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, अरे यार हो जा, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ओके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हाँ नहीं सही है। 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि इनकी बॉडी में सिर्फ होल्स और पोर होते हैं, दैट्स व्हाई पॉरीफेरा। सेकंड इज कि इनकी बॉडी में होता है कैनाल सिस्टम, इनकी बॉडी में होता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या है, ये नहीं कि इनकी बॉडी में नदी बह रही है, नक्को,
इनकी बॉडी में नदी नहीं बह रही है। कैनाल सिस्टम मतलब कि इनकी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो हेल्प करता है वाटर को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में, और उसके ही थ्रू पूरा फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड का काम क्या होता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हुए फूड और जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको इधर उधर पहुंचाना। Blood is responsible for transporting the gases, oxygen, carbon dioxide और nutrients in all the body parts, right? इनकी बॉडी में वाटर, कैनाल सिस्टम होता है जिसमें से वाटर एंट्री लेता है और सारे फूड और वाटर को पूरी बॉडी में बांटता हुआ जाके बाहर निकल जाता है। यानी इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है जो हेल्प करता है वाटर को सर्कुलेट कराने में। ब्लड सर्कुलेट जैसे होता है वैसे यहाँ पे वाटर सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी, जिसकी वजह से फूड अंदर आता है। बाहर अगर खाना प्रेजेंट है तो पानी के साथ अंदर आ जाएगा, और फिर पानी बाहर, फूड अंदर रह जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी आइटम्स बाहर लेके पानी चला जाएगा, पानी के थ्रू एक्सक्रीटरी आइटम बाहर हो जाएंगे और वही पानी खाना अंदर लेके आया था, ठीक है। तो पूरा एक सिस्टम होता है कैनाल का, पूरा एक सिस्टम होता है इनकी बॉडी में कैनाल का। पानी के ही थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है इनके अंदर क्या? फूड और क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। जो ब्लड काम करता है हमारी बॉडी में उनका पानी काम कर रहा है, दैट्स वाई कैनाल सिस्टम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस कैटेगरी के, ठीक है। बाकी बहुत नॉर्मल से है कि अगर ये पानी का यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि ये मैरीन एनिमल्स हैं। अगर इनकी बॉडी में पानी का रोल है दैट इज ये पानी में ही बसे रहते हैं, तो दीज आर मैरीन एनिमल्स। ये थोड़े से ना नंबर बढ़ाने वाले पॉइंट्स हैं, तो ये दो बहुत मेन है जो कि एक मार्क्स में पूछ सकते हैं। बाकी 3 मार्क्स में पूछ लिया तो ये नंबर बढ़ाने वाले पॉइंट्स हैं कि ये मैरीन होते हैं। एग्जाम्पल्स 2 याद कर लो, काफ़ी है। 2 एग्जाम्पल याद कर लो, साइकिन एंड स्पॉन्जिला, काफ़ी है। बाकी बहुत सिंपल इसके पॉइंट है, नथिंग एल्स, ठीक है। पोरिफेरा डन। आगे चलते हैं और बात करते हैं सीलन-ट्रेटा के बारे में। व्हाट इज सीलन-ट्रेटा? तो सीलन-ट्रेटा में आप देख पा रहे हैं ये सीलन वर्ड, सीलन इज सीलम, कैविटी। जो कैविटी होती है ना, कैविटी को बोलते हैं सीलम, और उसी सिलोम से लिया हुआ है सीलन-ट्रेटा। यानी कि ये जो बॉडी है इनका जो मेन पॉइंट है ये है कि इनकी बॉडी में होता है सीलम। ये है इस पूरे ऑर्गेनिज्म का मेन पॉइंट, मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये है इसका मेन पॉइंट। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सीलन-ट्रेटा, क्योंकि इनकी बॉडी में है सीलम मीन्स कैविटी है इनके बॉडी में। और विद अ सिंगल ओपनिंग दे हैव अ कैविटी इन देयर बॉडी, एंड इनकी बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक। डू यू नो व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? मैं पूरे अभी एनिमल किंगडम में 2 वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली हूँ, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है जिनकी बॉडी में है सिर्फ 2 जर्म लेयर्स, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक तब जब उनकी बॉडी में है 3 जर्म्स लेयर, यानी कि एपिडर्मिस भी है, एपिडर्मिस भी है, मेसोडर्म भी है और क्या है? एंडोडर्म भी है। 3 लेयर्स हैं। डिप्लोब्लास्ट मतलब इनके बॉडी में मेसोडर्म नहीं है, इनके पास सिर्फ बॉडी में 2 लेयर्स हैं। 2 जर्म लेयर मतलब 2 बॉडी लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक होती है बाहर वाली एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म, बस, नो मेसोडर्म। तो डिप्लो मतलब 2, डू यू नो ना डिप्लो मतलब क्या होता है? 2, तो 2 जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बस। तो इनकी बॉडी में होते हैं डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, एटलीस्ट इनकी बॉडी वॉल जो होती है सिर्फ 2 लेयर से बनती है, ठीक। थर्ड इज कि कुछ जो इनके मेंबर्स हैं वो कॉलोनीज मतलब एक गुच्छा बना के फ्रेंड ग्रुप में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कोराल्स। यानी कोराल्स इज एन एग्जाम्पल। तो मतलब कुछ स्पीसीज जो है सीलन-ट्रेटा फैमिली की वो कॉलोनीज में रहती हैं, यानी एक साथ एक कॉलोनी में रहती हैं, एग्जाम्पल्स कोरल्स। लेकिन कुछ जो होती हैं वो अकेले, आइसोलेटेड, अपने गम में चुपचाप अकेले, है ना, सॉलिटरी लाइफ, सेल्फ पीस, है ना, तो अकेले रह रही होती हैं, सॉलिटरी लाइफ। जैसे कि हमारा हाइड्रा बहुत फेमस है, बडिंग रीजनरेशन, है ना, सो हाइड्रा। तो 2 कैटेगरीज हैं, तो ये मार्क्स बढ़ाने वाले पॉइंट्स बता रही हूँ मेरे बच्चों, है ना। तो 2 तरह के इनके अंदर फैमिली में लोग रहते हैं, एक जिनको क्या बोलते हैं, बड़ी फैमिली बहुत पसंद है, बोलते हैं ना कि आपकी कौन सी वाली फैमिली है, जॉइंट फैमिली है कि छोटी वाली फैमिली है ना। तो इनको पसंद है कॉलोनीज में, चुगलियाँ आंटीज होंगी, साथ में रहेंगी तो दिन कट जाएगा, इनका दिन कटेगा, है ना। तो जो कॉलोनीज में रहती है चुगली वाली आंटी उनका नाम है कोरल, और जो अकेले चुपचाप भैया दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अकेले रहूंगा, वो है कौन? हाइड्रा। तो 2 तरह के एग्जांपल्स हो गए, बाकी एग्जांपल्स और याद कर सकते हो। जेलीफिश जो आपकी है वो सीलन-ट्रेटा होती है, हाइड्रा हो गया सी एनीमोन, तो ये सी एनीमोन है बेसिकली, ठीक है। सो ये रहा हमारा सीलन-ट्रेटा के बारे में, इजी एंड सॉर्टेड। देखो मैं दूर हो गई, स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हो। चलो
नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसका नाम भी बड़ा हार्ड सा लग रहा है, चलो आसान बना देते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटी मतलब क्या होता है? अब देखो बच्चों, उसको एग्जाम में मत लिख देना, ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बता रही हूँ। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या होता है बच्चों? प्लैटी प्लेट होता नहीं है, ट्रिक है। प्लैटी से आप प्लेट को रिलेट कर लो। प्लेट होती है ना हमारी, प्लेट कैसी होती है? चपटी सी, पतली, प्लेन ना, प्लेट ऐसी होती है, प्लेट। प्लैटी, तो जो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस वाले एनिमल है ना, ये भी चपटी होती है, इनकी बॉडी चपटी सी होती है, सिंगल पतली सी, नो बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी से फूल जाते हैं ना, बॉडी कैविटी अगर होगी बॉडी में तो फूल जाएगा, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा गोल सा बॉडी का, मोटा मोटा, है ना। लेकिन जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है, दे आर प्लेट लाइक। प्लेट मतलब बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट। तो प्लैटी इज फ्लैट लाइक, लाइक बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्लैटीहेल्मिन्थेस, बिल्कुल फ्लैट। तो जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इनके अंदर बॉडी सिलेमेट नहीं होते, नो बॉडी कैविटी, दे हैव नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, दैट इज दे आर एसिलोमेट। अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो सीलेंट्रेटा था, उसका नाम सीलेंट्रेटा इसलिए था क्योंकि उसकी बॉडी में थी कैविटी, सीलम थी। बट ये जो है ये ईसिलोमेट, एसेलोमेट है, यानी इनकी बॉडी में कैविटी नहीं है, ये चपटे हुए हैं, ये प्लेट जैसे हैं, ये फ्लैट हैं, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनके बॉडी में है 3 जर्म लेयर्स, यानी इनके अंदर मिजोडम भी है, 3 लेयर्स हैं, एक्टोडम, एंडोडम एंड मिजोडम, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है, 3 जर्म लेयर्स हैं इनमें। और बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी बीच से काटोगे तो सेम बॉडी निकल आएगी, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को। देन बॉडी फ्लैटेंड, ये इसका दूसरा मेन पॉइंट है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि इनकी बॉडी जो होती है, डॉर्सल देखो चाहे वेंट्रल देखो, एक टेप होता है, टेप, तभी इसका एग्जांपल एक टेप वॉर्म भी होता है, रुको, अच्छा टेप देखा है, टेप बिल्कुल पतला सा होता है, वैसे ही ये भी होते हैं, डॉर्सी वेंट्रली बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इनको इसलिए फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, कहा था ना, फ्लैट, प्लेट लाइक, दैट्स वाई प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस को बोलते हैं फ्लैट वॉर्म ऑल्सो, प्लीज डू रिमेंबर। अगर एग्जाम में पूछे फ्लैट वॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, बता देना, भूल मत जाना, ये मत सोचना कि हमने तो प्लैटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था, फ्लैट वॉर्म क्या होता है ना, तो ऐसा मत करना, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स हो गया, दे कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी पैरासिटिक। एग्जाम्पल में आप याद कर लो 2 एग्जाम्पल, टेप वॉर्म, ये एग्जाम्पल इजी होगा, और एक प्लैनेरिया इजी होगा, क्योंकि हमने दोनों बारे में पढ़ रखा है। प्लैनेरिया याद है, जो रीजनरेशन कर पाता है, प्लैनेरिया पढ़ते हुए आए, ये प्लैनेरिया है, तो प्लैनेरिया बहुत पढ़ते हुए आए तो ये याद रहेगा आपको। एंड टेप वॉर्म भी आपको याद रहेगा, क्योंकि टेप जैसे होते हैं, पतले से टेप, है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल याद कर लो, बस खत्म हमारा प्लैटीहेल्मिन्थेस भी, नो बॉडी कैविटी एंड दे आर फ्लैट वॉर्म्स, नो सीलम इन देयर बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीमाटोडा के बारे में। नीमाटोडा, ठीक है, इसके बारे में क्या करते हैं कि 2 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, इनमें भी 3 जर्म्स लेयर होती है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल ये भी होते हैं, इनको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स में ये लोग टूट जाएंगे, आधा काटेंगे तो सेम सेम दिखेंगे, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, जो इनकी खास बात है वो ये है कि इनकी बॉडी में होते हैं सीडोसिलम। नीमाटोड के ऊपर ना कभी भी 3-4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू वाई। पॉरीफेरा पे आ सकता है, पॉरीफेरा पे आ सकता है, नो डाउट, आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस में भी आ सकता है। नीमाटोड में क्या है कि जो इसका मेन पॉइंट है ना वो सिर्फ एक है लगभग, ये मेरा एक्सपीरियंस है तो जो इसका मेन पॉइंट है दैट इज नीमाटोड जो होता है, इनके अंदर होती है सीडोसिलम। सीडो मतलब नकली, छल है, छलावा है, यानी अब तक हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली है। पहले हमने पढ़ा कि सीलम होता है, बॉडी कैविटी होती है सीलेंट्रेटा में, फिर हमने पढ़ा कि कैविटी नहीं है, एसिलोमेट, जो कि किसमें था, प्लैटीहेल्मिन्थेस में, तभी फ्लैट था वो। अब हम पढ़ रहे हैं कि सीलम जो है ना वो नकली है, सीडोसीलम है, सीडोसीलम है, ठीक है। तो अगर पूछते हैं कि नेम एन ऑर्गेनिज्म इन एनिमल किंगडम विच पॉसेस द सीडोसीलम, तो आंसर क्या होगा, नीमाटोड, प्लीज टू रिमेंबर। तो या तो नीमाटोड के एग्जांपल्स आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट आ जाता है, तो प्लीज रिमेंबर कि इसमें सीडोसीलम होता है। बाकी पॉइंट्स आपके एडिशनल है कि बाई चांस आपको पता होना चाहिए कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है वगैरह वगैरह। ऑल्सो ये पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, यानी ये हमारे बेसिकली इंटेस्टाइन्स जो होती है, हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाते हैं, यही होते हैं नीमाटोड्स, ठीक है। तो इनके एग्जांपल प्लीज याद रखना कि ज़्यादातर फैमिलियर, मतलब इनको हम ज़्यादातर कैसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं कि ये पैरासिटिक वॉर्म है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है।
ये पैरासिटिक वर्म्स हैं जो कि डिसीजेस कॉज करता है और हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल एस्कैरिस एंड वुचरेरिया। एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, हमारा पैर फूल जाता है। जो जिस इंसान की बॉडी में ये वाला निमोटोड पहुंच गया भैया वो हाथी बन जाता है, उसका पैर फूल जाता है, हाथ में तो हाथ फूल जाएगा। एलिफेंटियासिस कॉज कर देता है वुचरेरिया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अभी इस क्लास के लिए। सो एस्कैरिस हो गया राउंड वर्म्स। एस्कैरिस को राउंड वर्म्स ही बोलते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एस्कैरिस, दैट इज राउंड वर्म्स। ठीक है, बस इतना काफ़ी है इसमें कि निमाटोड में जो होता है सीडोसीलम होता है, नकली कैविटी होती है। पैरासिटिक होते हैं यानी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल एस्कैरिस एंड वुचरेरिया। एस्कैरिस में क्या है, राउंड वर्म्स है। निमाटोड भी फिनिश। आगे बढ़ते हैं एनालिड्स में। एनालिड्स क्या होता है? अब जो आप केंचुए देखते हो, अर्थवर्म देखते हो बरसात के मौसम में रेंगते हुए, वो सारे कुछ नहीं एनालिड्स हैं। तो इसको तो ऐसे ही याद कर लो, नो शॉर्टकट। इतना याद रख लो कि जो हमें क्रीपी क्रीपी सी चीज़ें दिखती हैं, जो हमको ऐसे कर देती हैं, वो सारे एनालिड्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं? अर्थवर्म आता है, उसमें हमारा ये लीच हमारा आता है, अर्थवर्म आता है हमारा। तो जो सारे हैं कि सारे क्या हैं, ये एनालिड्स हैं। इनकी खासियत, इसमें आ सकता है 3-4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। क्या क्या है इसमें? ट्रिप्लोब्लास्टी की सेम पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना कि जैसे हम किंगडम में आगे बढ़ते हैं ना, वो एडवांस होते जाते हैं, तब आपको ये दोनों चीज़ें सब में दिखेंगी लगभग, बायलेटरी एंड ट्रिप्लोब्लास्टी के सब में दिखेंगी अब। ठीक है, पॉरीफेरा में नहीं थी, सीलेंट्रेट में नहीं थी। उसके बाद से ये दोनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग गई हैं। तो ये तो ऐसे ही याद कर लो कि पॉरीफेरा और सीलेंट्रेट को छोड़ के बाकी सब में ये वाला पॉइंट डाल देंगे, नंबर आ जाएंगे। ठीक, चलो। एनालिड्स जो होते हैं इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है क्योंकि ये एडवांस है, क्योंकि अब इनके बाद जो भी एनिमल्स आएगा सब में ये सीलम होगा। सीलम किस में नहीं था ये याद रखना, किस में है ये मत याद रखना, क्योंकि सब में होता है। किस में नहीं था? प्लैटीहेल्मिन्थेस में नहीं था। किस में नकली था? नीमाटोड में नकली था। और उसके बाद जो है सब में सीलम होता है। सीलेंट्रेट में इसलिए हम डिस्कस किया क्योंकि सीलेंट्रेट बहुत स्टार्टिंग में आ गया था, उसके बावजूद उसमें सीलम था, दैट्स वाई सीलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें सीलम होता है, बॉडी कैविटी होती है और ट्रू बॉडी कैविटी होती है, कोई नकली पकली नहीं है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा इनकी एडवांस होती है, सिंपल एंड ओवर। ये है मेन पॉइंट, दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इनकी बॉडी में होते हैं मेटामेरिज्म। व्हाट इज मेटामेरिज्म? यानी इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड। इनकी बॉडी में होती हैं ढेर सारी लाइन, सेगमेंट्स, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इनकी बॉडी में ढेर सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस, और इन्हीं लाइंस को बोलते हैं सेगमेंट्स, दैट इज मेटामेरिज्म। सो ये इनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, खास पॉइंट है कि इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड, इसमें होता है मेटामेरिज्म, एंड ये होती है फ्रेश वाटर में मैरीन, एंड ये इतना खास नहीं है लेकिन याद रखना एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। एग्जाम्पल, ये तो बिना पूछे आपको याद होना चाहिए, अर्थवर्म, लीच एंड नीरेस, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर एनालिड्स। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था क्या हमारा? मेटामेरिज्म, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिड्स में। ठीक है, और सीलम तो होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थ्रोपोड के बारे में। बच्चों इसके बारे में कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही पूछते हैं कि मेटामेरिज्म किस में होता है? एनालिड्स में होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की खास बात बताऊं, सबका मैं एक बहुत खास पॉइंट बता रही हूँ, एग्जाम में उसी पॉइंट को लेके क्वेश्चन बनता है, प्लीज टू रिमेंबर। ठीक है, सबका खास पॉइंट मैंने मार्क किया है, वही खास पॉइंट है उसका, वो उसी के थ्रू उसको डिफाइन किया जाता है। आर्थ्रोपोड तो खास पॉइंट है ये कि इनके होते हैं ज्वाइंटेड लेग्स। कभी मक्खी को देखा है? मक्खी ने अपने पैर ऐसे कर रखे होते हैं, जोड़ रखे होते हैं ना, तो ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं उनके। तो ये है इसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यानी ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके होते हैं, आर्थ्रोपोड का मतलब ही यही होता है, आर्थ्रोपोड, पोड मतलब पैर, ऐसे याद रखना, आर्थ्रोपोडा यानी पैर, जुड़े हुए पैर। तो आर्थ्रो का मतलब होता है जुड़े हुए पैर, ज्वाइंटेड लेग्स। दूसरा जो इसके बहुत सारे खास पॉइंट है बच्चों, ये आ सकता है 3-4 मार्क्स में, इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी सारी हैं। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो पूरा एनिमल किंगडम है उसका सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ना आर्थ्रोपोडा है। ज़्यादातर मेंबर्स इस कैटेगरी में आते हैं, क्यों? यही देख लो, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी ये बटरफ्लाई देख लो, ग्रास हॉपर देख लो, ये बीटल देख लो, सब के सब लगभग यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। सबके जो पैर हैं वो लगभग बहुत सारे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, क्योंकि जब वो बैठते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करते रहते हैं, कभी देखा है?
है ना। तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके, तो ये इसका खास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट याद कर लो। दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये है बच्चों, दूसरा जो है वो ये पॉइंट है कि इनकी बॉडी में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज दिस? अब हमारी बॉडी में होते हैं ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर पैक्ड होके बड़े ही आराम से ब्लड घूमता है हमारी बॉडी में। इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है, इनके अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कैविटी होती है, सीलम, सीलम वही सिलोम, सीलम है ना, वही सिलोम जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सिलोम होता है इनकी बॉडी में, और वहाँ पे सारा ब्लड डिपॉजिट होता है, यानी इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देयर इज नो डिफाइंड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स, नो वेन्स फॉर कैरिंग द ब्लड। ब्लड कैरी नहीं होता, बस एक गड्ढे में भरा होता है, सोच लो एक गड्ढा है उसमें ब्लड भरा हुआ है, यह इनकी बॉडी में होता है। सीलम इज अ कैविटी एंड दिस इज ब्लड फिल्ड कैविटी। तो हमारे आर्थ्रोपोड में जो होता है वो ब्लड फिल्ड कैविटी होती है, दे हैव ब्लड फिल्ड कैविटी, ठीक है। तो इनके अंदर ब्लड फिल्ड कैविटी होती है क्योंकि इनके अंदर है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा मेन पॉइंट जॉइंटेड लेग्स होता है, बाकी सब कुछ वही एक ये मेन पॉइंट क्या था, लार्जेस्ट ग्रुप होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल सेम है, मतलब पढ़ते ही आ रहे हैं। और जो सेगमेंटेड बॉडी है तो आप देख सकते हैं इनकी बॉडी में भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, तो इनमें भी होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं बट होते हैं। चलो एग्जाम्पल्स में तो भैया किसी भी कीड़े मकोड़े के नाम लिख देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट कैटेगरी में आ चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। हम आ गए अपने मोलस्क कैटेगरी में। मोलस्क, जो मोलस्क होते हैं ये बहुत मूलू गोलू मोलू से होते हैं, ऐसे याद रखना वाले, है ना, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ये, ठीक है। सॉफ्ट से कैसे होते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में है ऑक्टोपस। कभी ऑक्टोपस को देखा है, उसको याद कर लो, बस ऐसा जाता है कि कितना चिकना चिकना सा होता है ना, गुलू गुलू सा। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारा स्नेल, स्नेल की बॉडी देखो कैसी होती है, ऐसी सी होती है बिल्कुल चिपचिपी सी। तो ये सारे जैसे भी ऐसे लोग होते हैं ना, वो सारे मोलस्क के अंदर आते हैं। और मोलस्क की खास बात जो भी है वो ये है कि इसमें भी होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि प्लीज स्पेसिफाई टू फाइलम्स व्हिच पोसेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप बोल दोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भैया दो में होता है, कौन कौन सा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये जो दोनों कैटेगरीज हैं इसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डन है। चलो दूसरा, ये कुछ एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक ऑर्गन, ओके हाँ, किडनी लाइक ऑर्गन यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जिसका नाम होता है नेफ्रीडिया। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको अगर याद हो जाता है तो भैया सोने पे सुहागा है। तो दे यूज कुछ नेफ्रीडिया लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं किडनी लाइक ऑर्गन। किडनी लाइक ऑर्गन ऐसे दिखते हैं ये, एक्सक्रीशन के लिए, अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए कुछ ही ऑर्गन्स यूज करते हैं, जिसका नाम होता है नेफ्रीडिया। ये इसका खास पॉइंट है एक, ठीक है। दूसरा ये कुछ फुट लाइक स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। फुट लाइक मतलब फुट लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं चलने के लिए। यानी देखो कभी स्नेल को ऑब्जर्व करना, उनके पास कुछ पैर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू आगे बढ़ रहे होते हैं, टिक 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 टिक, है ना। सो दे यूज सम फुट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर मूविंग अराउंड। तो ये हमारा हो गया मोलस्का का क्या, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन क्या क्या थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एंड फुट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग रिलेट कर लोगे कि ये रिड्यूस हो रहा है, ये सब इतना नहीं पूछते, नहीं आता, डोंट वरी, ठीक है। एग्जांपल्स में स्नेल, मसल्स, काइटोन, ऑक्टोपस। तो दो एग्जांपल्स याद कर लो भैया जो पसंद आ रहे हैं, स्नेल्स याद कर लो, ऑक्टोपस याद कर लो। एग्जांपल्स के थ्रू भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्टोपस और आपका स्नेल कहाँ से आ रहा है, मोलस्क कैटेगरी से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब स्पाइनी, चुभने वाला, स्पाइनी। डर्मेटा मतलब क्या भैया, स्किन। मतलब इनकी बॉडी होती है स्पाइनी स्किन, कांटे कांटे जैसे होते हैं इनकी बॉडी में। स्टारफिश एग्जाम्पल इसी का है। तो याद रख लो एकाइनो मीन स्पाइनी, एकाइनो स्पाइनी, स्काइनो ऐसे याद करो, एकाइनो स्पाइनी, एकाइनो स्पाइनी, एकाइनो स्पाइनी, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है एक्चुअली, दैट्स व्हाई मैं आपको ऐसे याद करा रही हूँ कि एकाइनोडर्मेटा जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि दे हैव स्पाइनी स्किन। उनके स्किन में देखो कुछ कांटे कांटे जैसे, देखो ये कुछ कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी से बाहर निकले होते हैं, इनकी स्किन से स्पाइनी स्किन होती है, दैट्स व्हाई एकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते, फ्री लिविंग, कहीं भी उड़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी में उड़ रहे होते हैं, तो फ्री लिविंग होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इनके बॉडी में भी सिलोमेट, मतलब इनकी बॉडी में भी कैविटी नहीं होती है, ये सिलोमेट होते हैं। दूसरा जो कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा था पॉरीफेरा में,
इनके अंदर होता है पिक्लियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम। ये इसका स्पेशल पॉइंट है बच्चों, दिस इज द स्पेशल पॉइंट, कि जैसे पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था, इसी तरह इकाइनोडर्मेटा में पेक्लियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम है। पेक्लियर मतलब इंपॉर्टेंट का, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पेक्लियर बहुत बेसिक बॉडी का रिक्वायरमेंट। तो वाटर ड्रिवन सिस्टम होता है, इनके बॉडी में वाटर ड्रिवन सिस्टम होता है, ठीक है। अब जो इनकी बॉडी होती है, जो इनकी स्केलेटन होती है, वो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यार, ये हो गया और एक ये भी है, ठीक है। चलो ओके, सो ये हो गया हमारी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो इसकी स्केलेटन होती है ये हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट लाइक स्केलेटन होती है इसकी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। एग्जांपल्स में स्टार फिश तो याद हो ही जाएगा, एक और याद कर लो, सी कुकुम्बर। कुकुम्बर तो खीरा तो खाते ही हो, एक सी कुकुम्बर भी होता है भैया, तो ये भी याद कर लो, ठीक है। तो सिंपल 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एकाइनो मीन स्पाइनी, यानी ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी स्पाइनी स्किन होती है, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। दूसरा पेक्युलियर वाटर ड्रिवन सिस्टम होता है। तीसरा चौथा जो है कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है इनकी बॉडी के बाहर, आउटर कवरिंग हार्ड होती है जो कि होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। चलो ये भी डन हो गया। बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा की, सेकेंड लास्ट में आ गए, थैंक गॉड, ऐसा हो रहा होगा ना। तो हम आ गए हैं प्रोटोकॉर्डेट में। प्रोटोकॉर्डेट का भी देखो, ये तो बिल्कुल सेम चल रहा है, ये बिल्कुल सेम चलता आ रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे एडवांस कैटेगरीज में आए हैं तो ये पॉइंट तो सिमिलर हो ही जाएंगे। बताया था ना कि ये तो आप आंख मूंद के सब में ही लिख देना, किसके बाद से सीलन डेटा के बाद से सब में कॉमन आ गया था ये वाला पॉइंट, ठीक है। नाउ सीलामेट होता है भैया, हमको पता है, ठीक है। ये वाला मेन है इसका मेन पॉइंट है। प्रोटोकॉर्डेट का सिर्फ एक मेन पॉइंट है, दैट इज ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, यानी कि इनके बॉडी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, इनके नर्वस टिश्यू को गट से अलग करता है। यानी पीछे साइड से इनके एक हमारे में क्या होता है, वर्टिबल कॉलम होता है, बताऊंगी वो भी कुछ आएगा अभी, रुको सरप्राइज। सरप्राइज तो क्या ही है ना। नोटोकॉर्ड होता है, यानी प्रोटोकॉर्डेटा तो प्रोटोकॉर्डेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें होता है नोटोकॉर्ड। रिलेट कर दो, वर्ड्स बहुत सिनोनिम जैसे हैं, प्रोटोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड, यानी ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और इस नोटोकॉर्ड की वजह से हेल्प क्या हुई है कि ये एक प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे मसल अपने आप को आके जोड़ पाएंगी। मसल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना बॉडी में, तो मसल्स किसी तो स्ट्रक्चर से आके जुड़ेंगी, तो जो मसल्स को जुड़ने वाली साइड जो होती है वो ही नोटोकॉर्ड के थ्रू मिल जाती है। बस बच्चों इसमें एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोटोकॉर्ड। प्लीज डू रिमेंबर, इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोटोकॉर्ड का, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम्पल बच्चों ये दोनों याद कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बेलानोग्लॉसिस लिखा हुआ है ना, ये याद कर लो, एक ही काफ़ी है, ये भी याद कर लेना अगर ज़्यादा शौक पड़ रहा है तो। 2 एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन आ जाती है, तो प्लीज डू रिमेंबर कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है और कहाँ से कहाँ भागता है। भागना मतलब नहीं भाग रहा है, रन का मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इट इज रनिंग अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, या ये पीछे पूरा होता है ना, ये पूरा पीछे जाता है और ये सेपरेट करता है नर्वस टिश्यू को फ्रॉम द गट, नर्वस टिश्यू को गट से सेपरेट आउट करता है, ठीक है। तो दिस इज अ डेफिनेशन फॉर नोटोकॉर्ड, ये याद कर लेना। चलो ये है हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस एनिमल किंगडम, बट कहानी खत्म नहीं हुई है, खुश मत हो जाओ। वैसे खुश होने वाली बात है, कितना सिंप्लीफाई कर दिया आपका ये डाइवर्स कॉम्प्लेक्स चैप्टर, है ना। तो हम आ गए हैं वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है, अब देखो प्रोटोकॉर्डेटा में था क्या, नोटोकॉर्ड। जब वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके वर्टिबल कॉलम बन जाए, हम लोगों में क्या होता है, वर्टिबल कॉलम जो हमारे स्कल को हमारे पेल्विक बोन से जोड़ता है, जिसके वजह से हम बैठ पाते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम जब प्रेजेंट होता है, उन सारे एनिमल्स को बोलते हैं वर्टिब्रेटा। रिलेट कर दो, वर्टिबल कॉलम वर्टिब्रेटा। तो जिनके पास ट्रू वर्टिबल कॉलम होता है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा।
ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये होगा ही होगा। ये दोनों पॉइंट तो बहुत कॉमन है बच्चों, ये तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, बताया कितनी बार। सिलोमेट होते हैं, पता है, बस इसमें सिर्फ यही है कि वर्टिब्रेटा पता होना चाहिए कि इन वर्टिब्रेटा इन वर्टिब्रेटा वर्टिबल कॉलम इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद इंटरनल स्केल्टन, मतलब अंदर हमारे स्केल्टन है, ढांचा प्रेजेंट है हड्डियों का, यही खासियत है वर्टिब्रेटा की। बस एक पॉइंट याद रखना कि वर्टिब्रेटा हैज वर्टिबल कॉलम एंड इंटरनल स्केल्टन, और इसके तुरंत बाद आपको याद आना चाहिए कि वर्टिब्रेटा के होते हैं क्या, वर्टिब्रेटा के होते हैं कुछ क्लासिफिकेशंस। वर्टिब्रेटा के हम अब कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं जो कि होते हैं 6। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 6 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेटा। हम वर्टिब्रेटा के 6 टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेटा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा बात कहाँ गए भैया, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, बस इनका एक पॉइंट याद रख लो, बहुत है। जॉलेस वर्टिब्रेटा, जिनका ये जॉ, ये नहीं है ये वाला, ये नहीं होता इनमें, ठीक है, तो दे आर जॉलेस वर्टिब्रेटा। देखो भैया इनका मुंह कैसा है, ऐसा है ना, ये नहीं है इनके पास। तो दीज आर जॉलेस वर्टिब्रेटा, और इनकी बॉडी ईल लाइक होती है। ईल लाइक मतलब सांप नाम नहीं लेते वैसे तो, स्नेक लाइक बॉडी होती है, स्नेक लाइक बॉडी होती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड ईल लाइक बॉडी। और सर्कुलर माउथ होता है, देखो गोल सा माउथ है इसका। और इतना कुछ याद करना नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखो, जॉलेस वर्टिब्रेट एंड ईल लाइक बॉडी, बस काफ़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में पेट्रोमाइजॉन एंड हैगफिश, लैम्प्रे, ये बात याद रखो, बस ये 2 नाम याद रख लो, हैगफिश एंड लैम्प्रे, दैट्स इट, दैट डन फॉर दिस साइक्लोस्टोमेटा। बस सिंप्लीफाइड, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, जितना बोला है उतना कर लो, बहुत है बच्चों, बहुत है, एक्चुअली बहुत है, ठीक है। सो प्लीज डू रिमेंबर 2 पॉइंट्स कि जॉलेस वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा, एग्जाम्पल्स आर लैम्प्रे एंड हैगफिश, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, और ये क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, इग्नोर दिस स्लाइड, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वर्टिब्रेटा के बारे में, दैट इज पाइसेस। पाइसेस नाम तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, प्लस बच्चों पाइसेस इज नथिंग बट फिश, जो हमारी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो जो हमारी मछली जल की रानी होती हैं, जो तैरती हैं, वो मछली की रानी जो है वो सारी है पाइसेस कैटेगरी में। पाइसेस इज बेसिकली अ साइंटिफिक एंड मॉडिफाइड टर्म, पाइसेस ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो पाइसेस मतलब फिशेस होती हैं, तो प्लीज रिमेंबर कि पाइसेस आता है मतलब फिश के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली सारे फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन हो रखी हैं। तो पाइसेस क्या बोल रही हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब सुटेबल फॉर स्विमिंग, स्विमिंग करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, प्रॉपर बॉडी का एक शेप होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। बच्चों ये आ सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स ना याद कर लेना, समझा मैं दे रही हूँ, याद आप कर लेना। तो फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनके अंदर होते हैं गिल्स, सांस, जो हम लोग हमारे पास लंग्स होते हैं, है ना, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, तो इनके पास गिल्स होते हैं, दे हैव पेयर्ड गिल्स। तो दे हैव व्हाट, दे हैव पेयर्ड गिल्स। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, डू यू नो अबाउट ना वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, तो ये लोग आते हैं कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी में, कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी में, ठीक है। तो ये है कोल्ड ब्लडेड। और उसके बाद आता है कोल्ड ब्लडेड, वो होते हैं बच्चों जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि ठंडी के टाइम पे भी व्हाट वी डू करके अपने बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। हमारी बॉडी टेम्परेचर चेंज, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसके हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, अंदर कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है कि हमने ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर रखे हैं, बहुत गर्मी लगती है तो पसीना आने लग जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी कूल डाउन कर जाती है और अपने आप जो नॉर्मल टेम्परेचर उसी में रहती है, भले ही बाहर जो मर्जी हो। तो हम वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है जिनके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ साथ उनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एक्वेटिक होते हैं, पता है मैम, पानी में होते हैं ये, ठीक है। स्किन कवर्ड विद स्केल्स, इनकी बॉडी में स्केल्स होती हैं। देखा कभी आप बचपन में जब फिश बनाते थे, मैं तो बहुत बनाया करती थी, जब बचपन में हम फिश बनाया करते तो फिश बनाने हम क्या करते थे, ऐसे करते थे, तो इन्हीं को बोलते हैं स्केल्स। तब हमें किसी ने बताया नहीं, अब जान लो कि यही होती हैं स्केल्स, ठीक है, यही होती हैं स्केल्स, ठीक है। तो इनकी बॉडी में होती है स्केल्स,
ये ऑक्सीजन कैसे डिजॉल्व कर, हाँ, इनकी बॉडी में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। प्लीज रिमेंबर कि इनकी बॉडी में नॉर्मली हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स। इनकी बॉडी में क्या होता है कि सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है इनके अंदर, प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारे हार्ट की तरह, ठीक है। तो दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट्स और ये वाटर में ही एग ले करती हैं। तो आप ये पॉइंट्स याद कर लेना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल से हैं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, स्केल्स होती है बॉडी में, 2 चैम्बर हार्ट होती है, ऑक्सीजन इनको मिलती है वाटर में क्योंकि डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर, नॉर्मल सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पाइसेस के बारे में है। टॉकिंग अबाउट एम्फीबिया, एम्फीबिया के बारे में अगर हम बात करें तो एम्फीबिया याद है, वापस जाओ मेमोरी में और याद करके आओ क्या था एम्फीबिया। हमने पढ़ा था कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियन होते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। आप एम्फीबियंस क्या थे, मतलब हीरो का नाम जान लिया, मूवी का नाम जान लेते हैं अब, ठीक है। हीरो पता चल गया था कि अच्छा एम्फीबियन, तो वो जो हीरो है वो एनिमल किंगडम मूवी का हीरो था। यानी जो हमारे फ्रॉग होते हैं, जो टोड्स होते हैं, सैलमेंडर्स होते हैं, ये होते हैं एम्फीबियंस। यानी इनके पास एबिलिटी होती है कि ये लोग लैंड में भी रह सकते हैं और ये लोग वाटर में भी रह सकते हैं, यानी पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस, दैट वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस, दैट्स वाई, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। और ब्रायोफाइटा को इसका नाम इसीलिए दिया था क्योंकि वो जो ब्रायोफाइटा है उनको भी पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। दे कैन लिव ऑन लैंड एंड दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दैट्स वाई दे वर नोन एज क्या, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। लेकिन रियल एम्फीबियंस ये लोग हैं, फ्रॉग। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनमें स्केल्स नहीं होती हैं, इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड चिपचिपी होती है, देखा है कभी फ्रॉग का कभी मुंह देखना वो चिपचिपस दिख रहा होता है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इनके पास। इनकी बॉडी में भैया 3 चैम्बर्स होते हैं, 4 तो अभी भी नहीं पहुंचे, 3 चैम्बर्स होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल। तो इनकी बॉडी में 3 चैम्बर्स होते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन 2 तरह से हो सकता है, गिल्स भी होते हैं इनके अंदर, से फिश में हमने गिल्स पढ़ा था, गिल्स पढ़ा था सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। इनकी बॉडी में गिल्स भी होता है और लंग्स भी होता है। डू यू टेल व्हाई, स्किन भी होती है, बता सकते हो क्यों, कैन यू टेल व्हाई का, वाई वाई वाई, सोचो कि इनके पास गिल्स भी हैं, लंग्स भी है, स्किन भी है, ब्रीदिंग प्रोसेस, एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ द गैसेस के लिए। वाई, एक हो सकता था, क्यों, इसलिए क्योंकि ये लोग पानी में भी रह रहे हैं और जमीन में भी रह रहे हैं। पानी में रहेंगे तो गिल्स का यूज करेंगे, जमीन में रहेंगे तो लंग्स और स्किन के थ्रू इनका चलेगा रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। फिश जो है वो सिर्फ पानी में रहती है, दैट वाई उनके पास सिर्फ गिल्स थी। और इसके पास सारे ऑप्शंस हैं भैया, क्योंकि ये लैंड में भी रह रहा है, वाटर में भी रह रहा है, उस हिसाब से सब कुछ तैयारी करके रखी है इसने, ठीक है। सो वाटर में एग ले करते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए इनके फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, खत्म कहानी। तो एम्फीबियन में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, दैट इज दे कैन लिव इन वाटर, दे कैन लिव इन लैंड ऑल्सो। दूसरा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट्स इट, इतना काफ़ी होगा। और इसके एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेप्टिलिया के बारे में। तो जो हमारे सांप जी होते हैं, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं जो हमारी, ये सब आती हैं रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, जमीन में रेंगते हैं जो रेप्टाइल्स। इनमें होता है बेसिकली वैसे तो 3 चैम्बर, लेकिन जो हमारे क्रोकोडाइल भाई साहब हैं, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लो भैया। क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को सीरियसली लो। मगरमच्छ एक इकलौता ऐसा रेप्टाइल है, ये पूछते हैं एग्जाम में कि प्लीज नेम अ रेप्टाइल विच पोसेस 4 चैम्बर हार्ट। तो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, बाकी सब में 3 होता है। इसी की मेंबर्स जो भाई बहन होते हैं सारे, उसमें 3 होता है, लेकिन क्रोकोडाइल इज द ओनली वन इसमें 4 होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें लंग्स होता है, ठीक है, इनमें लंग्स होता है। और क्योंकि क्रोकोडाइल बेसिकली पूरा ही वाटर में नहीं होते, वो वाटर से बाहर भी अपना मुंह निकाल के से पड़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर लंग्स होता है, लंग्स, गिल्स नहीं है, लंग्स हैं, ठीक है। ले एग्स विदाउट टफ कवरिंग, काफ़ी ईजी है कि ये भी एग्स को ही ले करते हैं, बट इनके जो एग्स होते हैं दे लेग्स एग विथ टफ कवरिंग। सीधी सी बात है कि जो ये एग हैं, इनकी जो एग ले करते हैं वो टफ कवरिंग के अंदर पैक्ड होते हैं, ठीक है, पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स में वही स्नेक्स हो गए, टर्टल, लिजर्ड, जो भी रेंगते हैं वो सारे रेप्टाइल्स हो गए। तो क्या क्या मेन था इसमें, मेन यही था कि इनमें 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। बाकी बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। टॉकिंग अबाउट एव्स,
एव्स बहुत ही साइंटिफिक बड़ा सा खतरनाक नाम लग रहा है, बट कुछ और नहीं, बर्ड्स होती हैं। तो हमारी जो सुंदर सुंदर पक्षियाँ होती हैं, उड़ती हुई पक्षियाँ, वो सारी होती हैं एव्स। एव्स कैटेगरी में आती हैं। और बच्चों इसके तो आप कैरेक्टर्स बिना मतलब आराम से खुद ही लिख लोगे। क्या? इनके पास होते हैं पंख, दे हैव फेदर्स, इनकी बॉडी कवर होती है पंखों से, फेदर्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि सबके पास है क्या? 3 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल ही इकलौता ऐसा आया इसके पास 4 थे। बाकी हम 2 पढ़ते हुए आए हैं। किसमें? 2 हमने किसमें पढ़ा था? दो जल्दी बताओ। 2 हमने पढ़ा था किसमें? फिश में। फिश में 2 था, एम्फीबिया में 3 था, रेप्टाइल में भी 3 था, क्रोकोडाइल में लेकिन 4 था। लेकिन बर्ड्स, हर एक बर्ड में 4 चैम्बर हार्ट होता है। इंपॉर्टेंट कि बर्ड्स है 4 चैम्बर हार्ट। आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा वार्म ब्लडेड है, कौन सा चैम्बर है हार्ट का, मतलब कितने चैम्बर है हार्ट में, ये भी पता होना चाहिए। और देखो बर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली हमारे अंदर होती है ना, वैसे ही कुछ कंपेयर कर सकते हो आप। हम भी वार्म ब्लडेड हैं, ये भी वार्म ब्लडेड हैं, हम भी 4 चैम्बर वाले हैं, ये भी 4 चैम्बर वाले हैं। बस हमारे पास पंख नहीं है, वरना हम भी उड़ जाते, है ना। ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स होती है क्योंकि पानी से बाहर तो लंग्स ही तो करेंगी, है ना, तो इनके पास लंग्स होते हैं। ये एग, सीधी बात है, अंडे ले करती हैं, तो आप बिना पढ़े ही लिख दोगे पॉइंट्स, ठीक है। नाउ ओके, जो इनकी आगे 2 आर्म्स होती है, यानी जो हमारे हाथ हैं, इनके जो हाथ है ना, मतलब इनके पास भी 4 चीज़ होगी, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो जो इनकी 4 लिम्स होती हैं, आगे वाली जो 2 बाहें होती हैं, वही पंख में मॉडिफाई हो चुकी होती हैं। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एग्जाम्पल्स हैं इनके, सारी पंक्षियों के नाम याद कर लो और लिख दो, बस यही है इसमें। ये आपका बर्ड्स वाली कैटेगरी आ गई, ठीक है, बर्ड्स हो गया। नाउ लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस पूरा एनिमल किंगडम इज मैमीलिया, यानी हम पूरे नहीं, बट हम भी पार्ट हैं इसके, मैमीलिया। मैंने कहा था ना क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ग्रुप वाइज, तो हम भी इस ग्रुप का पार्ट हैं। जो भी इसके ग्रुप का पार्ट होंगे वो सारे सेम होंगे। एक्चुअली हम सब एनिमल्स ही हैं, बट तब भी अलग थे सब। अब एनिमल्स के अंदर सब कुछ ग्रुप क्रिएट कर दिए गए हैं कि और सिमिलर लोग, तो हम मैमल्स हैं, बट कुछ और लोग भी मैमल्स आते हैं, और सब लोग ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में होते हैं हेयर्स, ठीक है, हमारी बॉडी में होते हैं ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। जो फीमेल्स होती हैं उनमें होती है मेमरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, फॉर फीडिंग देयर यंग वंस, ठीक है। हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हमारे में वार्म ब्लड होता है। हम लोग क्या करते हैं, विविपैरस होते हैं, यानी हम गिव बर्थ टू यंग वंस, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स, हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो वैसे तो जितने मेमिलिया होते हैं वो क्या करते हैं, विविपैरस होते हैं, बट ये 2 जो हैं प्लेटिपस और जो एकिडना है, ये दोनों एग ले करते हैं, दे आर ओविपैरस। बट हम लोग जो हैं, बाकी जो बचे वो सारे विविपैरस हैं। बट ये जो एग ले करते हैं, ये दोनों प्राणी खिलाफ गए हैं, बगावत की है, ये है ओविपैरस, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात अगर हम बात करें तो कैट, ह्यूमन, रैट, यानी जो बिल्ली है, जो कैट है, जो बैट है, जो हम हैं ह्यूमंस, हम सब में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, हम सब मैमल्स हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहाँ की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच कर जाए, हम लोग कुछ शेयर करें आपस में सिमिलैरिटीज़। तो मैमल्स कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे उन सब में ये चीज़ें होंगी। ओके, पर समझ में आया? आ गया समझ? तो भैया कुछ नहीं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। एनिमल्स में हमने पढ़ा कि जिसमें सिर्फ सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, पॉरीफेरा, टिश्यूज, ये सब आपके लिए एक्चुअली ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अब आप ये आराम से समझ पाएंगे कि क्या कैसे क्या हो रहा है। यू विल गेट एवरीथिंग नाउ। ये सारा फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम अभी पढ़कर आए हैं, सब पढ़कर आए हैं। एनिमल्स पढ़ा, पॉरीफेरा बहुत सबसे पिछड़ा हुआ होता है, तो उसमें सेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन अगर टिश्यू के बारे में बात करें तो हमारा सीलेंटेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, निमाटोड, सिलामेट सब इसमें आ जाते हैं। तो यानी बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है, हल्का सा रीड मारोगे आ जाएगा, बट एग्जाम में ये नहीं आएगा। चलो सो ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर। लंबी सांस ले लो क्योंकि ईजी है, ठीक है, कुछ नहीं है।
बस ये है कि जैसे मम्मा पापा ने हम लोगों के नाम रखे हैं, जैसे मम्मा पापा ने हम लोगों के नाम रखे हैं, वैसे ही नॉमेनक्लेचर साइंटिस्ट को करना पड़ता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। यानी अगर ऐसा नहीं किया जाए तो मान लो जैसे कि हमारे अलग अलग इंडिया में स्टेट्स हैं, बाकी कंट्री में जाए तो वहाँ और अलग अलग जगह है, सब जगह अलग है, सब जगह अलग भाषा बोली जाती है। आप खुद ही देख लो कि एक खाने की डिश को हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं और उसी डिश का नाम शायद किसी और जगह कुछ और होगा। अपने हिसाब से नामकरण कर लेते हैं, अपने ही हिसाब से नामकरण कर लेते हैं, यही होता है ना बेसिकली। तो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए भैया ऐसा ना हो कि प्लांट का नाम अच्छा लग रहा है सोनू रख देते हैं, बिहार के लोग बोल रहे नहीं यार हमारे यहाँ तो ना टोनू नाम बड़ा अच्छा चल रहा है, इस प्लांट का नाम टोनू रखेंगे। मतलब प्लांट बेचारा सेम है, नाम अलग अलग है, दिक्कत कितनी आ जाएगी भैया। एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि मैंने ना सोनू के बारे में पढ़ाई करी है, बोलते नहीं मैंने तो टोनू के बारे में बात करी थी। नहीं यार दोनों सेम है। अच्छा सोनू टोनू सेम है, हाँ तो तेरा नाम क्यों अलग है? क्योंकि भैया ये सारे कॉमन नेम्स हैं, जिसका जो मन कर रहा है अपने इलाके में वही नाम रख दे रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक सिस्टम होना चाहिए नाम देने का भी, जिसमें ऑर्गेनिज्म का नामकरण होगा। और नामकरण के प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। यानी अगर हम नाम दे रहे हैं, सिस्टम ऑफ असाइनिंग नेम्स एंड टर्म्स टू द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। और वो दो हिसाब से होता है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम। यानी जो हम बोलते हैं आम का पेड़, मैंगो ट्री, मैंगो इज अ कॉमन नेम, लेकिन असली साइंटिफिक नाम उसका होता है मैंगीफेरा इंडिका। वाओ सो फैसिनेटिंग है ना। तो मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो एंड मैंगो इज अ कॉमन नेम जो हम लोग जानते हैं सब, मैंगो है ना, आम। लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है, जिस नाम से पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा जो भी सब कुछ है, अगर मालूम किसी और जगह जाते हैं वहाँ आम के पेड़ नहीं जानते होंगे तो हम साइंटिफिक वर्ड यूज कर सकते हैं। दे कैन सर्च ऑन गूगल कि दे आर सेइंग मैंगीफेरा इंडिका एंड व्हाट इज मैंगीफेरा इंडिका, दे विल से इट्स अ आम ट्री एंड इट्स अ मैंगो ट्री। तो इस तरह मतलब कि एक ऐसा नाम जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसा नाम जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसे नेम सिस्टम को बोलते हैं साइंटिफिक नेम। यानी दो तरह के नाम रखे जाते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम इज ग्लोबली नोन, सब जानते हैं उसने। अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो वो साइंटिफिक नेम के हिसाब से नाम रजिस्टर हो चुका है। मैंगो का नाम, ये वाला नाम मैंगीफेरा इंडिका रजिस्टर हो चुका है, इस नाम से उसको ग्लोबली जाना जाता है। ओके अब नेमिंग करते कैसे हैं? नेमिंग जो करते हैं उसको बोलते हैं बायनॉमियल सिस्टम। तो जो नॉमेनक्लेचर है वो इस सिस्टम के हिसाब से चलता है, बायनॉमियल सिस्टम। और इसको दिया था किसने किसने किसने? कार्लस लिनियस ने। यानी जो ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने दिया था बायनॉमियल सिस्टम। और इस सिस्टम में बस इतना बताया गया है कि नेम रखना कैसे है, नेम रखने का तरीका भी तो होना चाहिए। अब हमारे घर में थोड़ी कि ये काला है इसको कालू बोल देते हैं नहीं ना। यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर यूनिवर्सल कि किसी का नाम रख रहे हैं तो किस हिसाब से रख रहे हैं, ठीक है। तो जो ये सिस्टम बायनॉमियल सिस्टम दिया था ये हमारे कार्लस लिनियस ने दिया था। एंड इस सिस्टम में ये होता है कि नाम जो होता है वो दो भागों में रखा जाता है। पहले वाले को बोलते हैं जेनेरिक नेम, पहले वाले को बोलते हैं जेनेरिक नेम। और जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्पीसीज, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट। यानी जो सेकंड नेम है ये स्पीसीज का नाम है और जो पहला नाम है वो जेनेरिक, पहला नाम इज जेनेरिक और दूसरा वाला स्पीसीज। यानी एक प्लांट का स्पीसीज, यानी जो मैंगो है ना वो इंडिका स्पीसीज से बिलोंग करता है और जो उसका जीनस है वो मैंगीफेरा है। समझे क्या बोल रही हूँ? मतलब किसी को भी अगर नाम रखना है तो उसके नाम में दो वर्ड्स आने चाहिए। पहला जो वर्ड होगा वो उसका जीनस का नाम बताएगा। अब जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आई एम सॉरी बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो बता रही हूँ उसको याद कर लो क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है जो आपको 10th में सिखाया जाएगा, अभी तो नहीं, 10th 11th 12th में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो मैंगो में मैंगीफेरा इंडिका है, दो भाग में डिवाइडेड है, जेनेरिक एंड स्पीसीज। यानी जो पहला नाम होगा उसका, जो उसका पहला नाम होगा वो उसकी जीनस को बताएगा और जो उसका दूसरा नाम होगा वो उसके स्पीसीज को बताएगा। और ये सिस्टम दिया था बायनॉमियल सिस्टम दिया था कार्लस लिनियस ने, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स है? मैंगो, नीम, फ्रॉग। फ्रॉग को बोलते हैं रैना टाइग्रीना। देख रहे हो क्या नाम है मेढक का? मेढक का नाम है रैना टाइग्रीना। और हमारे नीम का नाम क्या है?
ओके, अजार डेरेटा इंडिका, काफी टफ, ठीक है, आपके लिए तो बहुत टफ है ना, मेले ही हो रहा है एक्चुअली। सो दीज आर द साइंटिफिक नेम्स, और इसी के साथ क्लोज करते हैं अपने इतने बड़े से चैप्टर को। आई होप कि आपके लिए सेशन ये मज़ेदार रहा हो, अच्छा रहा हो, सब पल्ले पड़ गया हो। इसी के साथ आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आपने इतना सुना, और आई होप कि आपकी काम आ जाए जो सिखाया गया आपको। सो थैंक यू, एंड प्लीज रिमेंबर, रिवीजन इज द की, यानी रिवीजन करोगे तो सब सॉर्टेड है। बस रिवीजन करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो बस क्या करना है, रिवीजन करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।